आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ये खत्म हुआ था। उस लड़के ने उससे कहा कि वह बॉस है और वह सुई जैसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पावर में सब कुछ कर रहा है। उसने ये भी कहा कि हेडक्वार्टर्स के इंस्पेक्टर्स अपने मामलों में इतने ऑब्सेस्ड हैं कि अगर वह इंस्पेक्शन के लिए यहां नहीं होता तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता और पता नहीं कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता। सुई को बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह लड़का किस बारे में बात कर रहा था। किस तरह के हेडक्वार्टर्स इंस्पेक्टर्स? वो किस तरह के स्पिरिट्स थे? जब सुई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़का किस बारे में बात कर रहा था, तो उसने बदले में ऐड किया कि उसे एक क्रिटिकल पीरियड के दौरान, खासकर आज, एक जिंदा इंसान को देखने की उम्मीद नहीं थी। सुई को कोई आइडिया नहीं था कि यह कौन इंसान था जो स्पिरिट्स को देख सकता था और उन्हें सबजुगेट करने की एबिलिटी रखता था। क्या ये लड़का किसी दूसरे मिस्टिकल सिस्टम से था? ठीक उसी वक्त जब वो उससे ये सब सवाल पूछना चाहता था, उस लड़के को अचानक किसी का कॉल आया, तो वह सुई के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। फोन पर उस लड़के से पूछा गया कि उसने सिटी के इस हिस्से में कौन से लिविंग थिंग्स देखे। उसने बदले में जवाब दिया कि यहां कुछ भी नहीं है और वह वापस जाना चाहता है, तो उसने उससे उसके लिए एक टेलीपोर्ट खोलने को कहा। उसने फोन पर बात की और सुई ने पहले ही उससे सब कुछ पूछने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसने उसे रोक दिया। उस लड़के ने उससे कहा कि वे वर्किंग आवर्स के दौरान सिविलियंस के सवालों का जवाब नहीं देते, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बता सकता। जिसके बाद उसने सुई से कहा कि वह बहुत लकी था कि वह ऐसी सर्कमस्टांसेस में उससे मिला, तो वो उसे कुछ दे सकता था। उसने एक तरह का कॉइन उसके हाथों में फेंका, जो अट्रैक्शंस पर दी जाने वाली चिल्ड्रंस गेम करेंसी जैसा था। सुई ने उसे रोकने की कोशिश की ताकि वह उसे समझा सके कि उसे इस कॉइन की क्या जरूरत थी, उसे इसके साथ क्या करना चाहिए था, लेकिन देर हो चुकी थी और वह लड़का बस डिसअपीयर हो गया जैसे कि स्ट्रीट पर कोई था ही नहीं। इस लड़के ने उसे इन बग से बचाया, जिसके बाद उसने उसे ये स्ट्रेंज कॉइन दिया और आखिर में वह बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस चला गया। सुई को बिल्कुल समझ नहीं आया कि यहां क्या हुआ था। कॉइन सच में अट्रैक्शंस के लिए गेम की करेंसी थी, लेकिन उसने उसे ये क्यों दिया? सुई ने सोचा कि उसका डिसअपीयरेंस भी बहुत सुपरनैचुरल था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने अभी अभी क्या कहा था। उसे वो फ्रेज पूरी तरह से याद थी जो उस लड़के ने डिसअपीयर होने से पहले कही थी, और यह फ्रेज थी, हैव फन। ये सब कुछ ऐसा था जिसे वह पहले बिल्कुल नहीं जानता था और लगता है कि वह ऐसी फ्रेजेस की मदद से खुलता है, लेकिन वो चाहे कितना भी गैस करे और उस स्ट्रेंज गाय के साथ डायलॉग को याद करे, सुई अभी भी समझ नहीं पाया कि उस कॉइन का क्या करे जो उसे मिला था। अचानक सुई ने ऊपर देखा क्योंकि उसने खुद पर एक तेज हवा महसूस की और रियलाइज किया कि सिटी बस अपसाइड डाउन थी। लेकिन यहां क्या हो रहा था और यह किसने अरेंज किया था? इससे पहले कि वह लड़का रिकवर कर पाता, उसकी बॉडी पानी के नीचे गिर गई और तेजी से नीचे डूबने लगी। ये फीलिंग उसके लिए बहुत फैमिलियर थी। वो कंट्रोल खोने लगा है। क्या सच में उसके साथ फिर से ऐसा हो रहा है? वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, कुछ सोचने और इसके बारे में कुछ करने की, कुछ काम नहीं आया और वह बस नीचे डूबता रहा। उसने मदद मांगी और अचानक तुरंत ऑर्डिनरी वर्ल्ड में वापस आ गया। अब उसके दिमाग में पूरा केओस था क्योंकि पिछली सभी बार वह उस स्टेट से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाया था। इस बार क्या बदला? सुई ने अपने हाथों को देखा और एक फैमिलियर सेंसेशन महसूस की, जैसे कि उसने इसे पहले महसूस किया था और इससे इतना फैमिलियर था। टेंटिकल्स के छोटे हिस्से अचानक उसके हाथों से गिरने लगे, लेकिन उसे इस बार उस बड़े ऑक्टोपस को छूने का याद नहीं है। लेकिन फिर भी उस लड़के ने, भले ही मेंटली, ऑक्टोपस से उसकी टेंटिकल को फाड़ने के लिए माफी मांगी। दरअसल वो यह नहीं करना चाहता था, ये फोर्स्ड नेचर है। सुई समझ गया कि उसे 3 बार रो में सिर्फ इस ऑक्टोपस, यानी कि उसकी टेंटिकल्स की वजह से बचाया गया था, और उसे ये कहने में भी शर्म आ रही थी कि वह इस फीलिंग का आदी हो गया था। वो लड़का क्लास में बैठा था और सोच रहा था कि इस बार उसने अपना कंट्रोल बहुत ज्यादा खोया था और उसे लगा कि यह पूरी तरह से सही नहीं था। उसने सिचुएशन को एनालाइज किया और पहले 2 बार एक अच्छा रीजन था और वह डेंजर के बारे में साफ तौर पर अवेयर था, लेकिन इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था। सुई अपने दिमाग में यह सब रिप्लेइंग कर रहा था कि वह किसी तरह ईटिंग के लॉजिक में गिर गया था, जिसके बाद उसे एक आदमी ने बचाया जिसने खुद को बॉस कहा, और यह वही था जिसने उसे कॉइन दिया, जिसके बाद उसने कंट्रोल खोया। वो लड़का इसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा और रियलाइज किया कि कुछ अभी भी मिसिंग था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या। सच में इस बार उसे रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला और वह डूबने लगा और रिजल्ट में बिना किसी वार्निंग या बिना किसी रीजन के कंट्रोल खोने लगा। सुई इस बॉस के बारे में सोच रहा था कि वह कौन था और उसे उससे क्या चाहिए था, जब अचानक उसकी चेस्ट में सब कुछ फिर से टाइटन होने लगा। हर सेकंड उसकी हालत और खराब हो रही थी। क्या सच में ये फिर से शुरू हो गया? उसने तुरंत अपनी नोटबुक बंद कर दी और रियलाइज किया कि उसके थॉट्स उसे खुद पर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहे थे, तो उसे अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए था क्योंकि वह 1 महीने में 4थी बार कंट्रोल खोने वाला था। क्या सच में यह मुंह की रियल लेयर थी? सुई को याद आया कि उसने म्यू लेयर के बारे में बुक ऑफ राइटिंग पढ़ी थी, जो म्यू लेयर में डाइविंग के बारे में थी।
ऑथर डेयर करने के सिर्फ 3 हफ्ते बाद कंट्रोल से बाहर हो गया था, तो ये पॉसिबल था कि सुई ने चलते समय कुछ नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन सब कुछ के बावजूद उसे उम्मीद है कि वह और लंबा जी सकता है। लेकिन दूसरी चीजें, भले ही वे उसे परेशान करती हैं, वह उनका अभी स्टडी नहीं करना चाहता। यह उसके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। बिना नोटिस किए जुजू पीछे से उसके पास आया और उससे कहा कि वह उसे आधे दिन से ढूंढ रहा था ताकि उसे अपनी बिल्ली से मिलने के लिए इनवाइट कर सके। सुई को समझ नहीं आया कि यह लड़का कब से अपनी बिल्लियों के साथ इतना अच्छा बिहेव करने लगा। जुजू के हिसाब से उसे हमेशा जानवर पसंद थे, खासकर जब उसे पता चला कि साई कभी कभी सुई की बिल्ली को खाना खिलाती है। जैसे ही उस लड़के ने यह हिंट दिया कि साई को उसे खाना खिलाना चाहिए था, तो जुजू का सिर्फ एक ट्रेस ही बचा। सुई ने नोटिस तक नहीं किया कि वह कैसे डिसअपीयर हो गया। काउंसलर एलिस ने पहली बार उस क्रिटिकल मोमेंट के बारे में सुना जिसके बारे में सुची ने उससे बताया जब वो स्कूल के ठीक बाद ब्लैक गेट हेडक्वार्टर्स आया। शहराज़ादा भी वहां थी और उसे यह जानने में इंटरेस्ट था कि जिस इंसान से सुई मिला वो एक मिस्टिक था या एक आम शार्लटन। उस लड़के को शो था कि वह शार्लटन नहीं था। डीमंस को पैसिफाई करने के उसके मेथड्स 3 सॉर्ड्स वाले लड़के के मेथड्स से बहुत अलग थे, लेकिन वे कम इफेक्टिव नहीं थे। एलिस को उसे क्या जवाब देना है ये पता नहीं था। वो खुद भी फिगर आउट नहीं कर पाई कि वो कौन था। या तो वह ईस्ट से एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में वे नहीं जानते, या शायद एंशिएंट टाइम्स से है। सुई को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया। किसने उसे ऐसे कंक्लूजन्स निकालने पर मजबूर किया? एडवाइजर ने उससे समझाया कि यह एक अननोन सीक्रेट है, जिसका मतलब है कि यह ईस्ट से या एंशिएंट टाइम्स से आया है। यह मिस्टिकल वर्ल्ड का सो कॉल्ड बेसिक रूल है। एलिस को सुई का एक्सप्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अस्यूम किया कि उसने सोचा कि वो उससे झूठ बोल रही है, तो उसने उसके साथ इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने का फैसला किया। सुई थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह किस सेंस में ऐसा कह रही थी, क्योंकि उसने खुद ऐसा नहीं सोचा था। उसके लिए ये बस थोड़ा डिफिकल्ट था, बस इतना ही। ग्रीन और शहजादा जो हेडक्वार्टर्स पर थे उस लड़के पर न हंसने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे भी परफेक्टली समझ गए थे कि एडवाइजर मजाक कर रही थी। फिर भी मिस्टर ग्रीन खुद को रोक नहीं पाया और सुई से कहा कि एडवाइजर उससे मजाक कर रही है। इन शब्दों पर खास अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि वह सीरियसली पूछ रहा था। उसे यह अनप्लेजेंट लगा कि वे न्यूकमर का ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। शहराज़ादा ने इसे रोकने का फैसला किया क्योंकि वह लड़का पहले ही गुस्से में आना शुरू कर रहा था और यह अच्छा नहीं था, तो इसका एंड होना जरूरी था। सुची समझ गया कि एडवाइजर ये कहना चाहती थी कि कंप्लीट एंड भी एंशिएंट टाइम्स से हो सकता था। शहराज़ादा ने इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया। वह अच्छे से जानती थी कि 10 में से 9 बार अननोन सीक्रेट ओल्ड टाइम्स से आता है, इसलिए ऐसे कंक्लूजन्स निकले। सुई हमेशा समझता था कि एंशिएंट टाइम्स उस दुनिया जैसा था जहां वह पहुंचा था, क्योंकि हाउस ऑफ प्रेडिक्शंस में उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जीरो का फेथ का सोर्स एंशिएंट टाइम्स से था, तो यह पहली बार नहीं है कि उसने इसका सामना किया है। अब वह लड़का सोच रहा था कि अगर क्रिटिकल मोमेंट भी वहां से आता है, क्योंकि वह वापस आने में एबल था, तो क्या इसका यह मतलब हो सकता है कि सुची भी अपनी दुनिया में वापस आ सकता है? गॉड नोज वह इस जगह से कितना बाहर निकलना चाहता है जहां वह किसी भी वक्त मर सकता है। जैसे सुई अपनी ओल्ड पीसफुल वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है बिना इन घोस्ट्स और गॉड्स के जो उसे हॉन्ट कर रहे हैं। अचानक किसी ने ब्लैक गेट के दरवाजे पर नॉक किया और यह काफी स्ट्रेंज था। इतनी देर से कौन हो सकता है? लेकिन एडवाइजर गेस्ट्स की उम्मीद नहीं कर रही थी, इसलिए रूम में हर किसी को तैयार हो जाना चाहिए था। जब दरवाजे खुले, कैबिनेट सेक्रेटरी बोर अंदर आया, जो ब्लैक गेट को इतनी देर से डिस्टर्ब करने पर एम्बैरेस्ड था। एलिस को बोर के सेक्रेटरी को इतनी देर से देखने की उम्मीद नहीं थी, तो उसने उससे पूछा कि वह यहां क्या कर रही थी। जैसा कि बोर ने कहा, उनके बॉस ने उन्हें ब्लैक गेट तक एक मैसेज पहुंचाने को कहा। एक डिफिकल्ट मैटर है और वे ब्लैक गेट से मदद मांगना चाहेंगे। सुई को यह लड़का याद आया क्योंकि उसने उसे तब देखा था जब उन्होंने गुआ बर्ड चर्च के साथ बैटल की थी। वो उस वक्त हाई कैबिनेट का सेक्रेटरी था, जो गवर्नमेंट का हार्ट है। लगता है कि इस बार मिनिस्टर्स को वॉर्न किया गया था। उस लड़के ने एनवेलप टेबल पर रखा और कहा कि फिलहाल लूडो में एक क्रूल केस चल रहा है, जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसे ऑर्गन केस कहा गया। उसने ये भी ऐड किया कि यह एक आम मर्डर केस था, लेकिन ये दोपहर को किसी ने पुलिस को कॉल किया और दूसरे पार्टी द्वारा दी गई टिप्स के बेसिस पर पुलिस को एक के बाद एक सैकड़ों विक्टिम्स की बॉडीज मिली। शहराज़ादा खुद में नहीं थी जब उसने इसके बारे में सुना। यह कैसे पॉसिबल है कि पुलिस इंडिपेंडेंटली 100 लोगों की बॉडीज नहीं ढूंढ सकी? सेक्रेटरी का मानना था कि इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स का मानना है कि यह केस किसी पैरानॉर्मल फिनोमिना से रिलेट कर सकता है, जिसके लिए ब्लैक गेट को एक्टिवेट करने की जरूरत है, इसलिए वो यहां है। एलिस को यह जानने में इंटरेस्ट था कि जिस इंसान ने पुलिस को कॉल किया और इतने सारे एविडेंस दिए, क्या उन्होंने पता लगाया कि वह कौन था? जहां तक बोर को पता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं। पुलिस ने पहले चेक किया,
लेकिन वहां कोई लीड्स नहीं थी, जैसे कि वह इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सुची अपने काम से बहुत खुश था क्योंकि उसने ही कॉल किया था, लेकिन ब्लैक गेट पहुंचने से पहले उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया, क्योंकि जैसे ही पुलिस को इतने सारे मर्डर्स के बारे में पता चला तो कुछ ही घंटों बाद ब्लैक गेट को सब कुछ पता चल गया था। जैसा कि पता चला, एलिस ने आज से पहले भी इस केस के बारे में सुना था। अब वो 100% श्योर थी कि इसमें मिस्टिकल फोर्सेस शामिल हैं, तो ब्लैक गेट इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी और कल्प्रिट्स को ढूंढेगी। सेक्रेटरी ने ब्लैक गेट को सभी नोन इन्फॉर्मेशन देने के बाद यह मामला ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, तो उसके लिए जाने का समय हो गया था। एडवाइजर ने सेक्रेटरी को गुड बाय कहा और मीटिंग रूम में वापस चली गई। उसने कहा कि सुई ने पहले रिपोर्ट किया था कि पुलिस स्ट्रेंज मर्डर्स के एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसने डॉसिए पढ़ने का फैसला किया और इसने उसे बहुत रिपर केस की याद दिलाई, एक रिचुअल सीरियल मर्डर, और इस बार मेथड्स और विक्टिम्स की नंबर और भी ज्यादा है। ग्रीन के लिए ये लॉजिकल था कि 100 बॉडीज मिलेंगे और इस पॉइंट तक क्रिएटेड एंकर का रिचुअल घोस्ट्स और स्पिरिट्स को रियल वर्ल्ड के करीब लेयर्स में खींचने के लिए काफी होना चाहिए था। लेकिन एलिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नोटिस किया कि हाल ही में लिटिल में कोई अपीयरेंसेस नहीं हुई थी, न घोस्ट्स और न ही गॉड्स। फिर मिस्टर ग्रीन का मानना था कि अगर सी की डेप्थ्स में भी एडवाइजर्स नहीं थे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस और लार्जर स्केल पर थी। वो उससे अग्री हो गई, और अगर रिचुअल का ये लेवल स्पिरिट्स को शैलोज में खींचने के लिए काफी नहीं था तो ये गोस्ट या गॉड डीपर लेयर से आ सकता था, न सिर्फ म्यू लेयर से बल्कि गुटेनबर्ग लेयर से भी और शायद सेंटर लेयर अर्थ से भी। सुई ने सोचा कि मिस्टर ग्रीन और दूसरे लोग अब इस लेवल पर थे और उन्हें ऑर्गन्स के घोस्ट्स महसूस नहीं हुए, लेकिन वह मोहा लेवल पर रनिंग अराउंड करने वाले छोटे ऑर्गन्स को नोटिस कर पाया, लेकिन वह भी इस रिचुअल से एसोसिएटेड स्पिरिट्स को देखने में फेल हो गया। वो समझ गया कि गू बर्ड चर्च के रिचुअल्स पहले ही काफी स्ट्रेंज थे और बर्ड से डील करना काफी डिफिकल्ट था। अब यह एक और भी क्रूल, परवर्टेड और मैसिव रिचुअल है। उस लड़के ने सोचा भी नहीं था कि इस बार गोस्ट या गॉड कितना टेरेबल होगा। सुई ने सोचा कि सेंटर ऑफ द अर्थ की लेयर के घोस्ट्स और गॉड्स बर्ड गू और टांगू से भी ज्यादा टेरिफाइंग होंगे। इसका इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, इसलिए वो लड़के ने क्लैरिफाई करने का फैसला किया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। जाहिर है कि उनके पास एक नया बिजनेस था, लेकिन एडवाइजर एलिस ने फिलहाल लड़कों को इस मामले में शामिल न करने और उन्हें थोड़ा अलग टास्क देने का फैसला किया। उसने कहा कि इस हफ्ते सुई और ग्रीन मिस्टर एल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड सेयंस डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे ताकि सेयंस की प्रॉब्लम से डील किया जा सके। इसी बीच शहराजादा मिस्टर एंडरसन के साथ काम करेगी और वे उस डेटी को प्रिवेंट करने में एंगेज्ड रहेंगे जिसे वे रियलिटी में बुला सकते हैं। जहां तक ऑर्गन्स और उनके एकल्ट रिचुअल्स के मामले का सवाल है, इस इश्यू से पर्सनली एडवाइजर एलिस डील करेगी। उसने ऐसा डिसाइड किया। ग्रीन ने उससे पूछा कि क्या उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से बाहर की हेल्प लाने की जरूरत है। उसका जवाब था कि पिछले 10 सालों से सभी ब्रांचेस में लोगों की कमी है और वे हेडक्वार्टर्स पर डिपेंड नहीं कर सकते कि वे उन्हें लोग लैंड करेंगे। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना होगा और इससे कोप करने के लिए सब कुछ पॉसिबल करना होगा। सुची ने ब्लैक गेट डिपार्टमेंट के रिजर्व हेडक्वार्टर्स से जाने के बाद सोचा कि एडवाइजर ने उसके लिए एक सेयंस के एक्सटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करने का अरेंज किया था, जो काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन उस गॉड के साथ लड़ने से कहीं ज्यादा सेफर होगा जो ऑर्गन्स के मामले में होगा या है। उसे उसके फोन पर एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि सेशन को डिस्ट्रॉय करने का इवेंट फ्राइडे को होगा, तो उसे प्रिपेयर करना और एक और इम्पॉर्टेंट टास्क को सॉल्व करना जरूरी था। ये लूडो के एनुअल कल्चरल फेस्टिवल का दिन है और स्टूडेंट्स ने फेस्टिवल के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज तैयार की हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है। कोई भी आ सकता था। उनका बहुत सारा एंटरटेनमेंट इंतजार कर रहा था जहां वे फेस्टिवल का हॉट एटमॉस्फेयर फील कर सकते हैं। सुची को यह फेस्टिवल सिर्फ खुशी के साथ याद था। वो इसमें इतने समय से नहीं आया था, तो उसने इस दिन का मैक्सिमम एंजॉय करने की कोशिश की। इस दिन स्कूल बहुत भरा हुआ था। पेरेंट्स और दूसरी जगहों से गेस्ट्स को यहां इनवाइट किया गया था, तो आप बहुत सारे नए लोगों को देख सकते थे और उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे। अचानक सुची ने शहराजादा को नोटिस किया जो भी इस फेस्टिवल में आई थी और उसने पहले ही डिलिशियस फूड खाना शुरू कर दिया था, लेकिन सरप्राइज तब हुआ जब उसने उस लड़के को नोटिस किया और पूरे नेबरहुड में चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह बहुत खुश थी कि वह भी यहां था। ये कितना वंडरफुल था। आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था और सुई को खुद समझ नहीं आया कि वह यहां क्या कर रही थी, क्योंकि इस इवेंट में सिर्फ स्कूल चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स मौजूद थे। उसने उस लड़के का सरप्राइज लुक देखा और पूछा कि वह ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने एक गोस्ट देखा हो। उसके पास भी वीकेंड्स होते हैं जब वह बस सिटी में घूमती है और इन सब स्पिरिट्स और गॉड्स से ब्रेक लेती है। उसने ये भी ऐड किया कि उसे सच में ये स्नैक्स खाना पसंद है जो आमतौर पर इन फेस्टिवल्स में बनाए जाते हैं। पता नहीं क्यों चिल्ड्रन उन्हें अच्छे से जानते हैं। फिर भी सुई को थोड़ा यकीन नहीं हुआ कि वह सिर्फ यहां थी क्योंकि उसकी डे ऑफ थी, तो उसने फिर से पूछा कि वह यहां क्यों थी। फिर भी उसने उससे एडमिट किया कि वह पूरी तरह से अपनी डे ऑफ की वजह से यहां नहीं थी। तो अब वह लड़का चिंता में नहीं था क्योंकि यह एक्सपेक्टेड था कि वह अपनी डे ऑफ पर ऐसे फेस्टिवल्स में नहीं जाएगी।
अचानक उसने उससे पूछा कि क्या उसने नोटिस किया है कि उसके स्कूल में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ ऐसा जो अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है। सुई परफेक्टली समझ गया कि वो उससे ये बिना रीजन के नहीं पूछ रही थी, बल्कि इसलिए कि कुछ साफ तौर पर हुआ था। तो उसने कहा कि उसने पिछले कुछ दिनों से इन लड़कों को नोटिस किया था। वे स्कूल के आसपास इनकंस्पिक्यूअस कैमोफ्लेज सूट्स में घूम रहे थे, जैसे कि वे शैडोज में कुछ कर रहे थे। शहराजादा ने ज्यादा हेजिटेट नहीं किया और उससे कहा कि ये डोंग गैंग है, लूडो की सबसे बड़ी गैंग, और वे साफ तौर पर किसी रीजन से यहां थे। उसने उससे कहा कि ट्यूश पर अनट्रेंच्ड अंडरग्राउंड फोर्सेस ग्रे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। लूडो में 90% ग्रे इंडस्ट्रीज उनसे एसोसिएटेड हैं, जिसमें गैम्बलिंग, सिक्योरिटी, मेडिसिन और बहुत कुछ शामिल है। सुची को वो समय याद आया जब वो और मिस्टर डुअन एस्थेटिक मेडिसिन से रिलेटेड एक एक्सीडेंट का एनकाउंटर कर बैठे थे। तब एल्डर्स ने कहा था कि ब्यूटी सैलून्स में अंडरग्राउंड फोर्सेस शामिल हो सकते हैं, जो डोंकिंग गैंग होनी चाहिए। इसलिए उसने शहरा से पूछा कि वे स्कूल क्यों आए और वे यहाँ क्या ढूंढना चाहते थे, जिसका उसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। बस इतना सुना था कि मिस्टर लाव डुअन, एक रिटायर्ड फॉर्मर गैंग मेंबर, अचानक वापस आ गया और उसने कुछ ऑर्डर दिया, जिसके बाद पूरी डोंकिंग गैंग को डिप्लॉय किया गया। फिर उसने उसे एक पतले लड़के को पॉइंट आउट किया। वो जिक्वान था, डोंकिंग गैंग का यंग मास्टर, मिस्टर लाव का बेटा, और अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब है कि मामला डेफिनेटली सीरियस है और वे कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो गलत हाथों में नहीं आना चाहिए। सुई सरप्राइज था जब उसने सुना कि यह सीमिंगली डिसेंट गाय एक अंडरग्राउंड गैंग के हेड का बेटा था। शहराजादा ने उसे याद दिलाया कि आपको कभी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए और जिक्वान एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तो आपको उसके साथ एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की जरूरत है। जिक्वान डोंकिंग गैंग की फाइटिंग पावर का पिनिकल है और उसकी रेपुटेशन इसलिए नहीं बनी क्योंकि वह लीडर का बेटा है, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि उसने कई फाइट्स में विन करके ये रेपुटेशन कमाई, जो वह जीता भी था। उसने सुई से कहा कि लुओ का बॉस और यंग अंडरवर्ल्ड मास्टर ने अचानक एक बड़ा मूव किया और न्यूज इतनी स्प्रेड हुई कि गवर्नमेंट में कुछ लोग बहुत चिंता में थे, तो उन्होंने उसे उनकी देखभाल करने के लिए असाइन किया। सुई को समझ नहीं आया कि वह किस तरह के लोगों के बारे में बात कर रही थी। क्या वो सच में पर्सनली इस इशू से डील कर रही है? शहराजादा ने उससे समझाया कि ब्लैक गेट एक मेंबरशिप सिस्टम है। जब तक वे गवर्नमेंट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, तब तक वे प्राइवेट टास्क कर सकते हैं। तो उसके क्लाइंट ने लिटिल पुलिस से उससे इस गैंग पर कीप एन आई रखने को कहा। उसने उससे यह भी ऐड किया कि ये प्राइवेट रिक्वेस्ट उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ब्लैक गेट्स इतना कम पे करते हैं कि उसे किसी तरह पैसे कमाने के लिए साइड में अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, और सुची परफेक्टली समझता है कि वह अकेली नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर एंडरसन ऑक्शंस में एंगेज्ड हैं और यह उनका मेन टाइप ऑफ इनकम है। ग्रीन थोड़ा सिंपलर एक्ट करता था। वो एक आम जिगलो है जिसे लड़कियों के साथ कम्युनिकेट करना आता है और एडवाइजर को पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा सुची को टांगू के साथ हुई सिचुएशन याद आई। उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था और एंड में उसे सिर्फ 5,000 मिले थे, जो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा लगते हैं। हालांकि रिवॉर्ड वाउचर की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मापी जा सकती। ब्लैक गेट हेडक्वार्टर्स द्वारा दिया गया रिवॉर्ड सच में बहुत कम है। अगर वह जिंदगी जीने की उम्मीद करेगा तो वह भूख से मर जाएगा। ब्लैक गेट में काम करते हुए शहराजादा ने उसे बीच में रोका और ऐड किया कि अगर उसने अभी तक अपना वाउचर नहीं बदला है तो उसने उसे स्टोर में जाने की सलाह दी, क्योंकि उसने सुना था कि वे न्यू रेलेक्स का एक बड़ा बैच लाए हैं। सुई को एक तरफ से यह समझ नहीं आया कि न्यू बैच के डिवाइन रेलेक्स में क्या खास था, लेकिन शहराजादा ने उसे एश्योर किया कि वहां देखने लायक कुछ था, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने वेस्ट में एक चर्च को कवर किया और वहां से बहुत अच्छे रेलेक्स लाए गए। अचानक उनके डायलॉग को पीछे से एक वॉइस ने रोका। ये सुई की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो शहराजादा के लिए उससे जेलस लग रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसी लड़की से मिलना कब मैनेज कर लिया। वो पहले उसे सब कुछ बताया करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो सच में उसके लिए अब इंटरेस्टिंग नहीं है? इससे पहले कि सुई कुछ बोल पाता, उसके पीछे से एक क्लाउन कूद गया, यानी कि वो जुजू था, जो भी सरप्राइज था कि उस लड़के की ऐसी एग्जॉटिक फ्रेंड थी। उस लड़के ने एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं किया और मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से मिलने का फैसला किया, तो उसने खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया, जिसने सुई को पहले ही मदद के लिए कॉल करने पर मजबूर कर दिया। शहरा इस सिचुएशन से बहुत फनी थी, तो उसने लड़कों को समझाने का फैसला किया ताकि वे उसे गलत न समझें। वो सिर्फ आंट है। सुई को भी इन शब्दों से सरप्राइज हुआ। क्या सच में कुछ और प्लॉजिबल सोचना इम्पॉसिबल था? जुजू ने तुरंत रियलाइज किया कि यहां कुछ गलत है, क्योंकि सुई एशियन है और वह एक अफ्रीकन अमेरिकन जैसी लगती है। वो उसकी आंट कैसे हो सकती है? शहराजादा ने उस यंग लेडी को समझाया कि बात यह है कि सुई का ग्रैंडफादर अपनी जवानी में एक शिप का कैप्टन था और बहुत सेल करता था, और फेट से वो उनकी इलिजिटिमेट डॉटर निकली। सुई ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया ताकि वह इसे और न सुने, क्योंकि उसे लगा कि कोई भी इस पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि यह नॉनसेंस थी। कुछ ही मिनट्स बाद वे फेस्टिवल से वापस स्कूल निकल गए और लड़के एंसी के बारे में चिंतित थे कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया,
लेकिन उसने उन्हें रीअश्योर किया और कहा कि वो चाइनीज परफेक्टली बोलती है तो वो नहीं खोएगी, उसके साथ सब कुछ ठीक होगा। जुजू को समझ नहीं आया कि हाल ही में सुई को क्या हुआ है। अब वो स्कूल के बाद उसे होम तक नहीं छोड़ता। उसने सोचा कि वो इतना सीक्रेटिव हो गया है और अब अचानक कोई एंसी आ गई जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था और न ही उसे देखा था। उस लड़के ने उसे डायरेक्टली कहा कि वो हाल ही में अपने काम में बहुत बिजी था और जब उसके पास 1 मिनट होगा तो वो खुशी से उसे होम छोड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन वह लड़की ने इसे बहुत लिटरली लिया और कहा कि वह आज स्कूल के बाद उसका वेट करेगी। सुई परफेक्टली समझ गया कि वो क्रेजी नहीं था। उसके होम में बहुत सारे घोस्ट्स थे और वह उसके साथ भी मैसिंग कर रहा था। अचानक वे इस फेस्टिवल के मेन एग्जिबिट के पास पहुंचे जिसमें जुजू एंगेज था और इस साइट पर जुजू का भी सिर घूम गया। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। सुई भी इसे देखकर खुश था, लेकिन जुजू ने उसे अश्योर किया कि यह न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत अच्छा था, तो उसने उसे अंदर से देखने के लिए इनवाइट किया कि अंदर क्या था। सुई को कोई माइंड नहीं था और उसने खुद से अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि उन्होंने अंदर क्या तैयार किया था। लेकिन इससे पहले कि वह लड़का इस रूम में एंटर कर पाता, एक बैरल उससे बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रहा था। वो लड़का थोड़ा डरा हुआ था और उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वह इतना क्यों चिल्ला रही थी। उसने वहां क्या देखा? उसने कुछ भी नहीं समझाया और बस भागती रही। उसने बस इतना कहा कि वह वहां कभी वापस नहीं जाएगी। जुजू ने इसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिया क्योंकि हॉन्टेड रूम सच में इतना कूल होना चाहिए कि विजिटर्स से ऐसी रिएक्शन मिले। अचानक कहीं से भी मुंह दिखाई दी और उसने लड़कों को अपने मैजिक एम्यूलेट्स खरीदने की ऑफर दी जो वे अपनी बॉडीज पर लटका सकते हैं, तो जो स्पिरिट्स उन्हें हॉन्ट करेंगे वे बस डिसअपीयर हो जाएंगे। सुई ने सोचा कि साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल में वह आखिरकार स्कूल प्रिंसिपल के परसिक्यूटेड हुए बिना अपनी चीजें सेल कर सकती थी, तो वह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए बिना नहीं रह सकी। जुजू बहुत सरप्राइज था जब उसने देखा कि मो अपने एम्यूलेट्स बेचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने एक स्पेशल आउटफिट भी पहना था ताकि जो लोग उसे सच में नहीं जानते वे उस पर बिलीव करें। मो ने कहा कि यह उसकी प्रोफेशनल क्लोथिंग है जो कंज्यूमर को सेफ फील करने देती है कि मजिशियन सच में उनसे बात कर रहा है। अचानक उनके डायलॉग को उस रूम से दिखाई दी एक हाथ ने रोका और सुई का नाम लिया। वो उसका इतनी देर से वेट कर रही थी। आसपास के सभी लोग बस इस पर फ्रीज हो गए। ये कौन हो सकता है और सुई को ऐसी जरूरत कौन है? जैसा कि पता चला, वो साई थी जिसने इस रूम को बनाने में हिस्सा लिया था और उसने सुई को थोड़ा डराने का फैसला किया। जुजू उसकी अपीयरेंस से बहुत खुश था। वो कितनी खूबसूरत है। जाहिर है कि वो उसे सच में पसंद करता है, तो वो कुछ मिनट्स के लिए बोलना भी भूल गया। उसने अपना मास्क उतारा और फिर से पूछा कि क्या वो ब्यूटीफुल थी या नहीं, लेकिन सभी में से सिर्फ सुई ही इस हॉरर को देख सकता था जो चुपचाप खड़ा था और इस पूरे नाइटमेयर को देख रहा था, और जुजू ने बदले में साई की ब्यूटी की प्रेज करने का मौका नहीं छोड़ा। वो लड़की अभी भी सुई से खुद से एक ओपिनियन सुनना चाहती थी, जो सरप्राइज से उसे क्या जवाब देना है यह नहीं जानता था, तो उसने बस जुजू के शब्दों को कंफर्म किया। जाहिर है कि जुजू को उसके ऐसे शब्द पसंद नहीं आए। जैसा कि पता चला, मिको यहां सिर्फ अपने एम्यूलेट्स बेचने के लिए नहीं आई थी, बल्कि साई को यह बताने के लिए भी आई थी कि वह उसके बाद अपना मेकअप उतारेगी, जिसके बाद गुड शिफ्ट बदलने आएगा। वो एक गोस्ट होगी और साई दूसरी क्लासेस को एंटरटेन करने जाएगी, लेकिन उसने इस क्लास में थोड़ी देर और रहने का माइंड नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि लोगों को डराना काफी फन था। जुजू को यकीन नहीं हुआ कि उसे घोस्ट का रोल प्ले करना इतना पसंद था, क्योंकि आमतौर पर उसे लगता था कि उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। सुई मेंटली समझ गया कि उसे एक गोस्ट होने का प्रिटेंड करने की भी जरूरत नहीं थी। वो पहले ही एक थी। साई ने सोचा कि शायद इसकी वजह यह थी कि यह एक प्रैंक था। उसे ये फीलिंग पसंद थी कि वो कुछ बुरा कर रही थी और उसे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। जुजू ने गुस्से में सुई को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और सभी से कहा कि उसे ये पसंद नहीं है, तो वो उसे इसे देखने नहीं देगा। हालांकि उस लड़के ने खुद ही सोचा कि यह क्यूट से बहुत दूर था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसने दूसरों से कहीं ज्यादा देखा था। बिना नोटिस किए इस रूम के चारों तरफ लोगों की एक पूरी बंच जमा हो गई, जिनमें से हर कोई साई के साथ एक फोटो लेना चाहता था क्योंकि आज वो खास तौर पर ब्यूटीफुल है। लेकिन उन सबको मिको ने रोका, जिसने उन सबसे उसे केयरफुली सुनने और इंटरप्ट न करने को कहा। उसने तब कहा कि उसके हॉन्टेड हाउस एम्यूलेट के हर परचेस पर वह साई के साथ एक फ्री फोटो अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, तो उसने उन्हें लाइन अप करने की सलाह दी ताकि हर कोई इस चांस का फायदा उठा सके। सुई इस प्रपोजल से सरप्राइज नहीं था, खासकर मो से जो बस अपने बिजनेस को लॉन्च करने के ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी। कुछ ही मिनट्स बाद कॉरिडोर के एंड तक एक लाइन थी और हर कोई सच में उसका एम्यूलेट खरीदना चाहता था ताकि उन्हें साई के साथ एक फोटो लेने का चांस मिल सके, और मिको ऐसा करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं थी। अचानक मिको ने देखा कि जुजू लाइन में नहीं लगा और उससे ऐसा करने को कहा। अगर ऑफ कोर्स उसे भी साई के साथ एक फोटो चाहिए थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि वह प्राइमरीली इस इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये पूरा फास्ट खत्म हो जाएगा,
वो जितनी चाहे उतनी फोटोग्राफ्स ले सकता है और इसके अलावा वह इस शार्लटन को एक पैसा भी देने नहीं वाला, खासकर इन स्ट्रेंज एम्यूलेट्स के लिए जो वह ऑफर कर रही है। इसी बीच जुजू ने सुई को बताया कि गू ने उसे कहा था कि उन दोनों को गोस्ट हाउस में जाना चाहिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज करना चाहिए। उस लड़के ने पहली बार इसके बारे में सुना। उसे पता भी नहीं था कि उस रूम में क्या हो रहा था। जुजू झुका और उसके कान में कहा कि वे छिपे हुए थे और जब कोई गुजर रहा था तो वे अचानक बाहर कूदकर उसे डरा देते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग था। सुई को अच्छे से पता था कि हॉन्टेड हाउसेज में जाना, घोस्ट्स का रोल प्ले करना और क्लोजेट्स में छिपना, तो उसे उनके साथ नेगेटिव कॉन्टैक्ट रखने की जरूरत थी। उस लड़के को परफेक्टली समझ आया कि ये ह्यूमन कॉप से बने हुए रियल फर्नीचर घोस्ट्स थे। उनके बारे में सोचने भी डिस्गस्टिंग था, लेट अलोन उनमें छिपना। इसलिए उसने सभी नोन मेथड से इस एक्टिविटी को रिफ्यूज करने का फैसला किया, क्योंकि एक तरफ वो सिर्फ एक डिजाइनर है और इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जुजू उसे बस जाने नहीं देने वाला था और उससे कहा कि सब कुछ ठीक है और वह उसे समझता है कि वह डरा हुआ हो सकता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसके साथ था और सब कुछ ठीक होगा। इसलिए वो लड़का श्योर था कि सुई को ये पसंद आएगा, क्योंकि वही उसे हॉरर्स की इस वंडरफुल वर्ल्ड को दिखाएगा। जैसे ही वे अंदर घुसे, उस लड़के ने तुरंत रियलाइज किया कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। वहां सच में क्रीपी था। सुई ने उससे पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि यह स्कूल चिल्ड्रन के लिए बहुत स्कैरी है, उनमें से कुछ बहुत डर सकते हैं। जुजू को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि सुई बस एक कावर्ड था जो इस रूम ऑफ फियर से खुद से गुजरने की कोशिश नहीं करना चाहता था। उस लड़के ने बिना हेजिटेशन के उसे किक किया ताकि वह नॉनसेंस न बोले। वो किसी भी चीज से नहीं डरता। उसने बस सुई से वंडर किया कि क्या इस इडियट को समझ नहीं आया कि वह हमेशा हॉन्टेड हाउसेस जैसी जगहों से बचने की कोशिश करता था, इस डर से कि वह रियल गो को फेक वन से कंफ्यूज न कर ले जिसे नॉर्मल पीपल प्ले करते थे। वो बहुत लॉस्ट इन थॉट हो गया और भूल गया कि वह कहाँ था। लेकिन वो मॉन्स्टर जो कॉर्नर से कूदा, उसने उसे याद दिलाया, क्योंकि उसने उसे इतना अच्छे से डराया जो सुई ने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार वो एक इंसान था जिसने एक मॉन्स्टर जैसा ड्रेसअप किया था। इस बार वह लकी था, तो वह लड़की जिसने ये कॉस्ट्यूम पहना था, उसने जुजू को देखा और उससे उसे रिप्लेस करने को कहा। जब वे बात कर रहे थे, सुई परफेक्टली समझ गया कि एक ऐसी जगह पर जहां घोस्ट्स और स्पिरिट्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है, अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो लॉजिक ऑफ ईटिंग को ट्रिगर करना बहुत आसान है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक हॉन्टेड हाउस में उसे और कामर और ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत थी, और अगर पॉसिबल हो तो किसी भी मॉन्स्टर्स पर अटेंशन न दे, चाहे वे ह्यूमंस हो या रियल स्पिरिट्स। वह पहले दरवाजे के पास पहुंचे और जुजू ने कहा कि यह उनका पहला लेवल था जिससे उन्हें पहले पार करना था ताकि वे फेयर रूम के मेन पार्ट तक पहुंच सकें। सुई ने नोटिस किया कि दरवाजे के सामने एक शूज का जोड़ा था, तो उसने पूछा कि वह यहां क्या कर रही थी, लेकिन जुजू ने उसे नहीं सुना। उसने बस उसे अंदर देखने और फेयर रूम में पहला स्टेप लेने को कहा। उस लड़के ने रिस्क न लेने का डिसाइड किया और जुजू से डायरेक्टली पूछा कि क्या दरवाजे के पीछे कोई इंसान था, लेकिन उसका फ्रेंड ट्रेचरसली उसे कन्फेस नहीं करना चाहता था। दरवाजा खुला और उनके सामने एक लड़की दिखाई दी जिसने सुसाइड किया था। जुजू को समझ नहीं आया कि सुई उससे ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा था। अगर वो डिजाइन टीम में था तो उसे खुद ही नहीं पता होना चाहिए कि यहां सब कुछ कैसे काम करता है। असल बात यह थी कि सुई ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एडिट्स दिए जो गू उससे लेना चाहती थी, जिसने बाद में सब कुछ खुद ही किया। जुजू ने यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि सुची यहां सब कुछ जानता है, लेकिन दूसरी तरफ ये और भी इंटरेस्टिंग होगा। अचानक वही लड़की जो उनके सामने लटक रही थी, उसने जुजू को बालों से पकड़ा और उससे पूछा कि उसके शूज कहाँ थे, जिसने उसे सीरियसली स्कैर कर दिया और उससे अपने से दूर जाने को कहा। वे अगले स्टेशन के पास पहुंचे, जहां एक लड़का बैठा था जो पहले ही बहुत गुस्से में था कि वह यहां कई घंटों से बैठा था और कोई उसे बदल नहीं रहा था। जुजू ने उसे खुश किया और कहा कि गू ने उन्हें सबको बदलने का ऑर्डर दिया था, तो उसने उस लड़के से कहा कि वह जा सकता है और अपने कपड़े बदल सकता है। वो बहुत खुश था, इसलिए कि वो रोप जो उसकी वेस्ट से बंधी थी ताकि वो डेड होने का प्रिटेंड करे, वह पहले ही उसे इतना जोर से दबा चुकी थी कि उसकी लेग्स सीरियसली नम हो गई थी। उस लड़के ने आखिरकार अपनी सभी चीजें ली और कहा कि वह जा रहा है, और आखिर में उसने लड़कों को याद दिलाया कि दरवाजे के पीछे एक जोड़ा व्हाइट शूज का था, तो उसने उनसे कहा कि जब कोई की के लिए आए तो सवाल पूछना न भूलें। सुई इन शब्दों से बहुत सरप्राइज था, क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेस्ड लगा कि वह लड़का व्हाइट शूज के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसे शो था कि उसने वहां रेड शूज देखे थे। अब वो डेफिनेटली शो था कि इस पैनिक रूम में कुछ साफ तौर पर गलत था। जब जुजू उसी क्लोजेट की ढूंढने गया तो सुई काम नहीं हो पाया और अभी भी याद कर रहा था कि उसने किस तरह के शूज देखे थे, रेड या व्हाइट। अचानक उसने रियलाइज किया कि कोई उसे दरवाजे पर देख रहा था और वह साफ तौर पर कोई इंसान नहीं था। यह एक बहुत स्ट्रेंज मॉन्स्टर जैसा था जो उससे इतने समय से देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि जल्दी ही वो उस पर अटेंशन देगी।
वो लड़का अच्छे से जानता था कि वह मुड़ नहीं सकता, नहीं तो वो उसकी लाइन ऑफ साइट में आ जाएगा और तब उसे दौड़ना पड़ेगा। वो समझ गया था कि इस हॉन्टेड हाउस में कुछ गलत होगा, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि सब कुछ इतना बुरा होगा। कुछ समय बाद जुजू जो की लेने गया था वापस आया और सुई को जल्दी करने को कहा क्योंकि विजिटर्स को इतना लंबा वेट नहीं कराना चाहिए। उस लड़के को समझ आया कि यहाँ उसके लिए बहुत डेंजरस था, लेकिन अच्छा होता अगर सिर्फ वो डेंजर में होता। लेकिन अगर जुजू भी इस लिस्ट में शामिल होता तो ये बुरा होता। अचानक सुई ने नोटिस किया कि उसका फ्रेंड जो कॉन्स्टेंटली बात कर रहा था और कुछ बता रहा था, अचानक चुप हो गया और एक शब्द नहीं कहा। यह उसके लिए बहुत स्ट्रेंज था। वे उसी कैबिनेट के पास पहुंचे जिसे इस खूबसूरत रूम ऑफ हॉरर्स के क्रिएटर्स ने एक्लिप्स कैबिनेट कहा था। जुजू ने उस पर नॉक किया ताकि वे उन्हें बाहर निकाल सके जो वहां बैठे थे और लोगों को डरा रहे थे। वे लड़के जो वहां बैठे थे अचानक उन पर कूद पड़े, लेकिन अब ये स्कैरी नहीं था, फनी था। सुची ने उनकी प्रेस की कि उनका टाइम अच्छा गुजर रहा था और वे अपना काम अच्छे से कर रहे थे, तो उसने सजेस्ट किया कि वे अपना काम आगे भी करते रहें। लेकिन उन लड़कों में से एक ने कहा कि वे इस क्लोजेट में बैठे बैठे थक गए हैं और इसके अलावा वे फेस्टिवल में दूसरे रूम्स में भी जाना चाहते थे। असल में सब कुछ काफी सिंपल था। आपको बस कोई भी कपड़े चूज करने थे, फिर क्लोजेट में छिपना था और जब आप फुटस्टेप्स सुनते थे तो लोगों पर कूदना था। सुई ने अपनी आउटफिट के बारे में ज्यादा देर नहीं सोचा और पहली चीज पहनी जो उसकी नजर में आई, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा था। उस लड़के को परफेक्टली समझ आया कि जब तक वह अलर्ट रहेगा वो जुजू के बाद कूद पाएगा जब वो फुटस्टेप्स सुनेगा और इस तरह वह अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब सुई अपने दिमाग में एक प्लान बना रहा था, जुजू ने सजेस्ट किया कि उसे जल्दी शुरू करना चाहिए और ऐसा करने के लिए उसे अंदर घुसने की जरूरत थी। सुई इस क्लोजेट में चुपचाप नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसे इस स्पिरिट की हजारों आंखों और मुंह से हॉन्ट किया जा रहा था। उसे इस तस्वीर को देखने में भी डिस्गस्टेड महसूस हो रहा था। इसलिए उसने अपने फ्रेंड से कहा कि क्लोजेट थोड़ा स्टफी था और सजेस्ट किया कि वे बाहर चलें और अगर उन्होंने आगे किसी को चिल्लाते हुए सुना तो वे बिना किसी प्रॉब्लम्स के वापस आ सकते थे, लेकिन जुजू उनके बाहर जाने के कैटेगोरिकली खिलाफ था। सुई को समझ नहीं आया कि वह इतना कैटेगोरिकल क्यों था। इसमें क्या गलत था? जब उसने अपने फ्रेंड को फिर से देखा तो उसने नोटिस किया कि उसके साथ कुछ गलत था और उसके ठीक बाद उसे एक बहुत स्ट्रेंज स्मेल आनी शुरू हुई जो उसके लिए बहुत फैमिलियर थी। अचानक उसकी लेग्स फ्लोर से स्टिक होने लगी और अब वह हिल नहीं सकता। क्या ये सच में वही था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था? गु जो पैनिक रूम में चेक करने गई थी कि उसके मेन प्रोजेक्ट पर इस फेस्टिवल में काम कैसे चल रहा था और रास्ते में जुजू को कॉरिडोर में फ्लो पर इनकॉन्शियस लेते हुए देखा। उस पर किसी भी चीज का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। अगले विजिटर्स जो क्लोजेट के पास आए उन्होंने कहा कि यह रूम बहुत स्कैरी था, प्रोफेशनल्स द्वारा बनाए गए रूम से भी ज्यादा स्कैरी, लेकिन वे सच में साई के साथ एक फोटो चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इससे गुजरने की जरूरत है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद उन्हें इस रूम को चूज करने का रिग्रेट हुआ क्योंकि क्लोजेट से बहुत स्कैरी साउंड्स आ रहे थे। सुई चिल्लाया क्योंकि वह समझ गया था कि पावर लॉजिक ने काम किया था और अभी उसकी लेग्स को इस टेरेबल कैबिनेट द्वारा खाया जा रहा था, जिसने रियलाइज किया कि वह लड़का सब कुछ परफेक्टली देख सकता था। इसके अलावा ये लॉजिक फर्नीचर घोस्ट्स और स्पिरिट्स से नहीं आता। उन्हें क्राफ्ट्समैन द्वारा फर्नीचर में पौर किया जाता है और इससे अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वे उसे हार्म नहीं कर सकते और वह ये परफेक्टली समझ गया था। लेकिन फिर इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? उसने लगभग तुरंत रियलाइज किया कि जो उसके ऑपोजिट खड़ा था वो जुजू नहीं था, बल्कि एक गोस्ट था जिसने खुद को उसकी तरह डिस्गाइज्ड किया था और इसलिए उस लड़के के साथ कम बात करने की कोशिश की। सुई सही था क्योंकि उसने महसूस किया था कि कुछ गलत था, यहां तक कि जब उसने रियलाइज किया कि उन शूज का जोड़ा व्हाइट नहीं बल्कि रेड था, लेकिन वह इमेजिन नहीं कर सकता था कि प्रॉब्लम जुजू में खुद थी, यानी कि उसकी एब्सेंस में। किसी भी हालत में अब यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे तुरंत किसी को मदद के लिए कॉल करने और यहां से बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और किसी को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह जितनी देर हो सकेगा वेट करेगा, क्योंकि उसके पास एसेंशियली कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो मॉन्स्टर जिसने जुजू होने का प्रिटेंड किया फिर भी सुई को मास्क के जरिए देख पाया और इसका सिर्फ यह मतलब हो सकता था कि वह लड़का पहले ही उसके न्यूट्रिशनल लॉजिक में गिर चुका था। यहां तक कि स्किन का इस्तेमाल इस स्टेज पर न्यूट्रिशनल लॉजिक की रोल को पूरी तरह से कवर नहीं करता। उसे सिर्फ उसके वायरस ने बचाया है जो उसकी बॉडी के अंदर बैठा है, जिसके पास रिजेनरेट करने की एबिलिटी है, नहीं तो वह पहले ही इस गोस्ट द्वारा खाया जा चुका होता। लेकिन दूसरी तरफ सुई समझ गया कि एग्जिस्टिंग फियर प्यूबर्टी द्वारा वायरस को एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं था ताकि वह तेजी से रिकवर हो सके। यह सिंपली इम्पॉसिबल था। सुई जानता था कि सिर्फ प्यूबर्टी का फायदा उठाकर ही वह एंकर लाइन को तोड़ेगा और कंट्रोल खो देगा, और कंट्रोल खोने का डर एक्सट्रीमली इफेक्टिव और फोर्सफुली उसके डैमेज को रिपेयर करना चाहिए था। इसके अनुसार
उसे एक बार फिर से ऑक्टोपस टेंटिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो लॉस ऑफ कंट्रोल का रेजिस्ट कर सकते थे। उस लड़के ने थोड़ा और वेट करने का डिसाइड किया, शायद वो कुछ बदल सकता था। 5 मिनट्स बाद सुई पहले ही अपनी लिमिट पर था और रुक नहीं सकता था क्योंकि उसने स्किन का कई बार इस्तेमाल किया था जो उसकी लिमिट है। तुरंत कुछ कम अप करना जरूरी था क्योंकि हर सेकंड के साथ मॉन्स्टर उस लड़के को और ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा था। जल्दी ही वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब सुई ने सैल्वेशन की उम्मीद खो दी थी और इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि कोई उसे नहीं बचाएगा, तो अचानक उसकी आंखों में एक नई उम्मीद पैदा हुई क्योंकि किसी ने उस क्लोजेट के दरवाजे खोले। शहराज़ादा सुई की टिप पर इस रूम ऑफ हॉरर्स में आई थी और वह काफी सरप्राइज थी कि स्कूल चिल्ड्रन ने यहां सब कुछ कैसे अरेंज किया था। उसके लिए यह सरप्राइजिंग नहीं था कि एक न्यूकमर खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया। शायद उसके पास अभी काफी एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ समय बाद उसने वो बड़ा क्लोजेट देखा जिसके बारे में उस लड़के ने उसे लिखा था और अब उसने इस बड़े गोस्ट को देखा जो सच में बहुत डेंजरस था। उसने हेजिटेट न करने और न्यूकमर को इस ट्रैप से बाहर निकालने का डिसाइड किया, तो उसने कैबिनेट हैंडल्स को पकड़ा और उसे खोला, लेकिन उसने वहां किसी को नहीं देखा, सिर्फ एक बड़ा मॉन्स्टर जिसमें एक क्लाउन जैसा ड्रेसअप किया गया था जो कॉर्नर से उस पर कूदा। जब वो वंडर कर रही थी कि वह न्यूकमर कहां चला गया जिसे वह बचाने आई थी, तो वह परफेक्टली समझ गई कि वह अब यहां नहीं था और उसे उसकी सर्च जारी रखने की जरूरत थी, लेकिन उससे पहले उसे फिर भी इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और सील करना था। शहराज़ादा ने अपना स्टैंडर्ड रिचुअल अप्लाई किया जिसके साथ उसने स्पिरिट को उसकी पेक्यूलियर प्रिजन में बंद कर दिया, जिसके बाद वह सुई पास के ऑफिस में बैठा चॉकलेट खा रहा था ताकि अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। वो सोच रहा था कि इस बार ऐसा किसने किया, क्योंकि यह सब एक सेटअप लग रहा था। प्रेसिडेंट ने उसे देखा और समझ गया कि वह उसे इशारा कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा कि ब्लैक गेट की उस पर लगातार नजर रहती है और वह खुद ऐसी चीजें देख नहीं सकता। उसने सुई को बताया कि उसने सुना था कि उसकी बहन कैसा महसूस कर रही थी और वह खतरे में था और इसलिए वह उसे बचाने के लिए भागा। प्रेसिडेंट ने कहा कि वह सिर्फ उसके साथ दौड़ा। सुई ने प्रेसिडेंट को नहीं बताया कि वो उसकी बहन नहीं थी, बल्कि एक साधारण डॉल थी जिसे उसकी बहन टियन जिन का दिमाग नियंत्रित कर रहा था क्योंकि वो कोमर में थी। दरअसल सुई खुश था क्योंकि प्रेसिडेंट और उसकी क्रेजी बहन बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे, क्योंकि अगर थोड़ी और देर होती तो उसका कुछ भी नहीं बचता। ये सब उसकी बहन टियन जिन की वजह से हुआ, जिसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना और समझ गई कि उसे कहां जाना है। प्रेसिडेंट ने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने सुई की आवाज सुनी और उसे यह नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे करनी है। उसकी बहन ने उसे आखिरकार बाहर खींचा और जल्दी से उसकी बॉडी को दूसरे कमरे में ले गई ताकि कोई उसे देख न पाए, क्योंकि घोस्ट ने उसकी टांगें खा ली थी। टियन जिन नहीं जानता था कि उसे ये क्षमताएं कहां से मिली, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ये सब तभी हुआ जब वो जाग गई। सुई ने उसे बताया कि उसकी क्षमताएं निश्चित रूप से साधारण दुनिया की नहीं थी और उसे सलाह दी कि वह अब रहस्यमयी दुनिया से दूर रहे। उसने ये भी कहा कि वह इसमें उसकी मदद करेगा। किसी भी हाल में वह खुश था क्योंकि उसकी बहन जाग गई थी और अभी भी यही थी, हालांकि वो थोड़ी अजीब थी। यह उसके लिए काफी था। उस लड़के को यह सुनकर खुशी हुई क्योंकि वह प्रेसिडेंट से इसी तरह के रवैये की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही सुई अपनी सीट से उठकर प्रेसिडेंट को पूरी बात बताने और आगे की रणनीति तय करने के लिए तैयार हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी टांगें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जो टियन जिन की बहन को बहुत फनी लगा। कुछ मिनट बाद उसकी बहन शांत नहीं हो पाई और सुई ने पूछा कि उसे क्या हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट को खुद नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना है क्योंकि उसने भी ऐसा पहली बार देखा था। उसने सुई को बताया कि कोमर में जाने से पहले वह एक एडवेंचरर थी और उसे सीमाएं पार करना पसंद था। एक दिन उसने सीमा पार करने का फैसला किया। उसकी बहन ने उसे एक मैगजीन का कवर दिखाया जिसमें उसने एक्सट्रीम स्केटबोर्डिंग का एक विचार देखा। वो समझ गया कि ये वे लोग थे जो केवल एक हेलमेट पहनकर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्केट करते थे। यह उसके लिए बहुत डेंजरस था, लेकिन उसने उससे ऐसा करने की भीख मांगी। उसने प्रॉमिस भी किया कि वह सबसे प्रोफेशनल और ड्यूरेबल हेलमेट खरीदेगी, अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ढकेगी और इम्पैक्ट से 100% प्रोटेक्टेड होगी ताकि उसे चिंता करने की जरूरत न हो। प्रेसिडेंट यह नहीं कहना चाहता था कि उसने नियमों का पालन नहीं किया, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और हर हाल में अपना बचाव किया। उसने ये भी बताया कि जब वह कोमा से बाहर आई तो शुरू में इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह बदल गई थी। उसने माना कि शायद दुर्घटना के बाद उसे मानसिक समस्याएं हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा और वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। सुई ने इस बात पर विचार किया कि टियन फ्यूओ उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, लेकिन वह सभी डॉल यूजर्स में सबसे स्पेशल बन गई। आखिरकार वो अनिवार्य रूप से एक डॉल को उस स्थिति में मैनिपुलेट कर रही थी जहां उसे एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई और वह एक वेजिटेबल में बदल गई, जिससे उसकी न्यूरोटिसिज्म में योगदान हुआ होगा। बेशक यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह आगे कैसे विकसित होगा।
उस लड़के ने उसे सलाह दी कि बेहतर होगा कि वह उसे ब्लैक गेट के सामने न आने दे और मुसीबत में न पड़े, और मिस्टिसिज्म में तो बिल्कुल भी शामिल न हो। अब ये बहुत डेंजरस है, लेकिन प्रेसिडेंट ने माना कि वह ओवररिएक्ट कर रहा था। वे बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, लिमिट से आगे जाने का कोई कारण नहीं है। सुई ने उसकी बात मान ली। आखिरकार शुरू से ही उसने ये सब सिर्फ अपनी बहन के लिए किया था। 10 मिनट बाद सुई की टांगें लगभग ठीक हो गई थी और जल्द ही वो पूरी तरह से चल पाएगा। कितना अच्छा है कि उसकी बॉडी में ऐसा एक यूजफुल वायरस है, लेकिन उस लड़के ने देखा कि उसका वायरस पहले जैसा तेज काम नहीं कर रहा था, तो उसे ये जानने में रुचि थी कि उसके वायरस को क्या हुआ था। उसकी इफेक्टिवनेस इतनी क्यों गिर गई थी? टियन जिन ने उस वक्त अपनी बहन को विंडो से उतारा और सुई से कहा कि उसकी दुनिया बहुत डेंजरस है, तो उसे खुद का ख्याल रखने की जरूरत है और उसे उसकी और उसकी बहन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे पीस में रहेंगे। सुई परफेक्टली समझ गया कि अब टियन जिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस पर बिलीव किया और उससे उसकी ट्राउजर्स बोरो करने को कहा क्योंकि उसकी चमत्कारी ढंग से डिसअपीयर हो गई थी। उस लड़के ने तुरंत शहराज़ादा को ढूंढने गया जिसे उसने उस वक्त मदद के लिए लिखा था। उसने थोड़ा स्नैक लेने का फैसला किया क्योंकि वह उसे इतनी देर से ढूंढते हुए थक गई थी। वो थोड़ी अनहैप्पी थी कि वह उसे इतनी देर तक ढूंढ नहीं पाई। इसके अलावा उसने उसे बताया कि उसके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो यहाँ क्या कर रहा था? सुई ने उससे कहा कि उसने पहले ही अपनी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली हैं और अब वो कंप्लीटली फाइन है। शहरा ये सुनकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे साफ था कि वह बहुत चिंतित थी और अपने लिए कोई जगह नहीं ढूंढ पा रही थी। अब उसके लिए बहुत आसान है। उस लड़के ने बेशक उसके शब्दों पर बिलीव नहीं किया क्योंकि वह बस इतना जानती थी कि अगर वह चिंतित थी तो वह इसे छिपाने में अच्छी थी और साथ ही फेस्टिवल के सभी स्नैक्स को स्वीप करने में भी। ठीक है, यह वह नहीं था जो सुई उससे जानना चाहता था। सबसे पहले उसे ये रुचि थी कि वे गोस्ट के साथ क्या करेंगे, लेकिन जैसा कि पता चला, शहरा ने उसके साथ सभी इश्यूज रिजॉल्व कर दिए थे। अब वो परेशान नहीं करेगा। जैसा कि पता चला, उसने क्लोजेट और उस मॉन्स्टर को अपने कारपेट में पैक किया और उसे सीधे ब्लैक गेट पर भेजा, जहां उनसे डील किया जाएगा। लेकिन उसे सस्पेक्ट था कि ब्लैक गेट इतनी स्टिंगी थी कि वे उसे इन 2 घोस्ट्स के लिए मैक्सिमम 2 वाउचर्स देंगे। फिर सुई ने क्लैरिफाई करने का फैसला किया कि उस गैंग को क्या हुआ था। क्या उसे उसकी मदद चाहिए थी? शहराज़ादा ने उसे कहा कि वहां सब कुछ ऑर्डर में था और वे आमतौर पर प्राइवेट वर्क के बारे में दूसरों को परेशान नहीं करते। यह एक रूल है जो किसी ने नहीं लिखा है। अचानक जुजू उससे मिला और लगता है कि वो रियल था। उस लड़के ने उससे कहा कि वह कॉरिडोर में सो गया था और जब वो जागा तो उसे सुई कहीं नहीं मिला। उसको क्या हुआ? सुई ने अपने फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया, हालांकि इसका कोई सेंस भी नहीं था। वो उसे वैसे भी नहीं समझता, तो उसने ये कहने का फैसला किया कि सब कुछ ठीक है, वह बस खो गया था और फिर उसने खुद ही इसका पता लगा लिया। जुजू ऐसे शब्द सुनकर बहुत खुश था, तो उसने सजेस्ट किया कि वे शॉपिंग करने चलें क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं था, खासकर तब जब उसने सुना कि एक ऑफिस में कूल गर्ल्स का एक पूरा ग्रुप था। उस लड़के ने उसका जवाब वेट न करने का फैसला किया और उसे अपने साथ खींचा। उसी वक्त उसने अपनी आंट को गुड बाय कहा। जब वे चल रहे थे, जुजू ने उससे कहा कि वह क्लोजेट जिसमें सब लोग छिपे हुए थे अचानक डिसअपीयर हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ गया। वो इतना बड़ा लगता था। सुई ने कहा कि उसने भी नहीं देखा कि उसको क्या हुआ था। शहराज़ादा ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो सुई को थी। अब उसे बस अपना लंच फिनिश करना है और अपना काम जारी रखना है क्योंकि अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसके पास और पैसे नहीं होंगे। तब ट्रबल होगी। जब फेस्टिवल खत्म हुआ तो स्टूडेंट वोटिंग के रिजल्ट्स के अनुसार हॉन्टेड हाउस जिसे गू ने डिजाइन किया था, उसने पहला प्लेस हासिल किया और उसे एक स्टैचुएट और एक छोटा कैश बोनस मिला। इसलिए उनकी क्लास ने इस पैसे का इस्तेमाल एक पार्टी करने के लिए डिसाइड किया। हर कोई खुश था क्योंकि आज उनकी एक वंडरफुल हॉलिडे थी। हर कोई खुश था सिवाय सुची के, जो समझ गया कि शहराज़ादा की वजह से अब पूरी क्लास उसके ग्रैंडफादर को एक वुमनाइजर समझती है और सोचती है कि वह भी वैसा ही है। लेकिन जहां तक उस गैंग का सवाल है जिस पर शहरा नजर रख रही थी, उसे ये भी नहीं पता कि वे कहाँ गए क्योंकि उस समय के बाद उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वह अभी भी इस सवाल के बारे में ज्यादा चिंतित था कि क्लोजेट और उस गोस्ट को क्या हुआ था, लेकिन उसने डिसाइड किया इसे इस बारे में भूल जाने के लिए क्योंकि यह अच्छा है कि वह इस फेस्टिवल में सर्वाइव कर गया और आखिरकार यह खत्म हो गया था। अब उसे बस फ्राइडे का वेट करना था और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीजें करनी थी। फ्राइडे आ गया और सुई और ग्रीन सिटी की एक स्ट्रीट पर एक मीटिंग के लिए पहुंचे। उस लड़के ने सुना कि एंशिएंट टाइम्स में ये स्ट्रीट एक शॉपिंग स्ट्रीट थी और अब ये लूडो का एक पॉपुलर एंटीक अट्रैक्शन है, लेकिन अंडरग्राउंड बिजनेस अभी भी शैडोज में थ्राइव कर रहा है। ग्रीन मीटिंग के लिए इस स्ट्रीट की चॉइस से पूरी तरह से खुश नहीं था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था और लड़के पहले ही पहुंच चुके थे। जैसा कि पता चला, वे यहां यंग मास्टर्स के साथ मिल रहे थे जो भी पूरी तरह से नहीं समझते थे कि टूया ने मीटिंग के लिए ऐसी स्ट्रीट क्यों चूज की।
लिलू उसकी थी और यह पता लगाने की कोशिश की कि उसने मीटिंग के लिए इस खास स्ट्रीट को क्यों चूज किया, लेकिन हर ब्लोर के बाद उसने उसे बताने की कोशिश की कि यह गोंगवन का आइडिया था और उसने सिर्फ यह मेक श्योर किया था कि हर किसी को मैसेजेस मिलें। अचानक कहीं से भी मिस्टर वीएमओ खुद दिखाई दिए, जो पहले ही उनका वेट करते हुए थक चुके थे। वे सब इतने स्लो थे। वो लड़की ने तुरंत नोटिस किया कि वह कितना हैंडसम था और शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाय था क्योंकि वह बहुत कूल लगता था। इसलिए उसने तुरंत उसके पास जाने और खुद को टियानन माउंटेन से लिलू के रूप में इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। इस समय माना, जो प्रोटेस्टेंट चर्च का हेड था, ने नोटिस किया कि टोमो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने इसे डिनाई किया और कहा कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिलू ने उस वक्त कहा कि मिस्टर वीएमओ ने एक ग्रेट जॉब किया, लेकिन उसका मानना था कि यह कोई वॉर नहीं थी, तो यह उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना उसने सोचा था। सुई और मिस्टर ग्रीन ने फैमिलियर फेसेस देखे और हेलो कहने के लिए पास आने का फैसला किया, खासकर जब उनकी उनसे अपॉइंटमेंट थी। वीएमओ प्लेजेंटली सरप्राइज था। ब्लैक गेट बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया था और वे बिजनेस शुरू कर सकते थे। जैसे ही लिलू ने सुई को देखा, वो तुरंत उस पर स्विच हो गई क्योंकि वो उसे देखकर बहुत खुश थी। वो उसका फेवरेट था, लेकिन वो लड़का, और इसी तरह मिस्टर ग्रीन ने एक नए फेस पर अटेंशन दिया जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। अन्ना उनकी तरह उन्हें पहली बार देख रही थी, तो उसने खुद को पहले इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया और कहा कि उसने लिलू से सुई के बारे में बहुत कुछ सुना था। लिलू ने ऐड किया कि यह उसकी बेस्ट फ्रेंड अन्ना थी, जो लूडो के 20 यंग मास्टर्स में से एक बहुत केपेबल गर्ल भी थी। टोमो लिलू के ऐसे शब्दों से थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि उसने ही उसकी जिंदगी बचाई थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड अन्ना ने। किसी तरह ये पूरी तरह से फेयर नहीं है। लिलू की स्माइल से जज करते हुए सुई परफेक्टली समझ गया कि वो उससे क्या पूछना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। उसने उस लड़के से पूछा कि उसने उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया और उसने उसे उसके साथ शॉपिंग जाने का एक लाइव ऑफर देने का फैसला किया। जब सुई जवाब के बारे में सोच रहा था, मिस्टर ग्रीन ने मिस्टर वीएमओ से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहे थे। क्या सच वे यहाँ नहीं थे? टूया को समझ नहीं आया कि फिर वे सब यहाँ क्यों जमा हुए थे जब यहाँ सेऑन्स का एक भी हिंट नहीं था। मिस्टर वीएमओ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सेऑन्स का लेयर इस स्ट्रीट से कहीं ज्यादा डीपर लोकेटेड है और इस जगह को सिलोएट ऑफ टाइम कहा जाता है। लड़कों ने पहली बार यह सुना था, तो उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। टूया ने उससे आगे पूछा कि फिर यह जगह कहाँ है? ये सेशन की कोई ट्रिक तो नहीं है ना? मिस्टर वीएमओ स्पिरिचुअल मास्टर्स की इग्नोरेंस से सिंपली अमेज थे। वे जिंदगी से इतने दूर हैं कि वे यह नहीं जानते। उन्हें और पढ़ना और सीखना चाहिए। टोमो ये सुनकर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका मानना था कि वे यंग थे और बहुत सारी चीजें न जानना एब्सोल्युटली नॉर्मल था और इसके लिए उन्हें जज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि उसका ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। उसने बस उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार इसे दिखाने का फैसला किया, तो उसने उन्हें उसके पीछे आने को कहा। टोमो को शो नहीं था कि यह जेंटलमैन उन्हें सच बता रहा था, तो उसने सजेस्ट किया कि वे उसके पीछे न जाएं क्योंकि उसने कभी भी कुछ नहीं सुना था जो मिस्टर वीएमएल कह रहे थे। लिलू ने उसे जल्दी से समझ में लाया और कहा कि अगर वो सिर्फ चिकनिंग आउट कर रहा है तो वो यहां रह सकता है। सुई को भी इस जेंटलमैन पर थोड़ा डिस्ट्रेस था, तो उसने मिस्टर ग्रीन से चेक करने का फैसला किया कि वह क्या प्लान कर रहे थे। मिस्टर ग्रीन परफेक्टली समझ गया कि वे मदद करने आए थे, तो उन्हें इससे केयर नहीं करना चाहिए कि वे कहां जाते हैं। वे लोगों को यह नहीं कहने दे सकते कि ब्लैक गेट कावर्ड्स है। असल में अपने दिल में सुई भी सच में ये जानना चाहता था कि सिलोएट ऑफ टाइम क्या था और मिस्टर वीएमए के पीछे जाना चाहता था। वे ब्रिज क्रॉस कर गए और मिस्टर गोंगवन ने उन्हें अब डिस्ट्रैक्टेड न होने को कहा क्योंकि वो एक स्पेशल रिचुअल क्रिएट कर रहा था जिससे वे दूसरी तरफ क्रॉस कर सकते थे और उन्हें तुरंत उसके पीछे आने की जरूरत होगी जब वो ये बैरियर क्रिएट कर देगा। उसने इस बैरियर को क्रिएट करने के बाद वो तुरंत इसके जरिए क्रॉस कर गया। ये बहुत स्ट्रेंज और इनक्रेडिबल लग रहा था। ग्रीन ने माना कि सेऑन्स इस बैरियर के पीछे था और उसने माना कि उन्हें फिर भी इस लड़के के पीछे जाना चाहिए। उन्होंने फिर भी उसके पीछे जाने का फैसला किया क्योंकि उनमें से हर कोई इनक्रेडिबली इंटरेस्टेड था कि इस बैरियर के पीछे क्या छिपा है। उनमें से हर किसी को लगा कि वे एक एंशिएंट स्ट्रीट पर थे जो लूडो के सेंटर में लोकेटेड है। टूया बस बिलीव नहीं कर सकता था। वे लिटरली इस स्ट्रीट के कुछ मीटर्स चले और उनमें से कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था कि लूडो के सेंटर में ऐसी एक एंशिएंट स्ट्रीट थी। एक होम में दरवाजे खुले और एक लड़की बाहर आई, सभी मेन को अपने पास आने और जिंदगी का एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया। टूया ने नोटिस किया कि यहां तक कि यहां लड़कियां भी थी। यह एक आम विलेज जैसा लगता था, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद पता चला कि यह एक आम स्पिरिट था जिसने मेन को अपनी तरफ लुअर किया और फिर उनकी बॉडीज को खा गया। अब टूया आसपास देखना और यह सोचना नहीं चाहता था कि इन घरों में कौन रहता है। सुई ने मिस्टर वीएमओ से बात करने का फैसला किया और उससे स्ट्रीट पर सभी लोगों के बारे में पूछा जो उनके लिए घोस्ट्स थे। क्या उनके लिए यह जानना इंटरेस्टिंग था कि वे उनके लिए डेंजरस थे? जहां तक उस लड़के को पता था, वे उन्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकते थे, तो उन्हें उनसे इतना डरना नहीं चाहिए था।
ये सच लग रहा था क्योंकि एक भी इंसान उनके पास नहीं आया और उन्हें क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि उनके ठीक सामने जमीन से बड़े क्रीचर्स इमर्ज्ड हुए जो गॉड्स जैसे लगते थे, लेकिन वे साफ तौर पर अच्छा नहीं ला रहे थे। ग्रीन ने सुई से कहा कि उसने पहले सिर्फ टाइम सिलोएट के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी सस्पेक्ट नहीं किया कि वे सच में एग्जिस्टेड थे। वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सकता था। सुई ने क्लैरिफाई करने का फैसला किया कि यह सिलोएट ऑफ टाइम, ये बड़े स्टैचूज एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उसने उसे समझाया कि यह अबिस का एक मर्जर जैसा है। अर्थ सभी लोगों को कैरी करती है और इसकी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिसका मतलब है कि और भी घोस्ट्स और गॉड्स दिखाई देंगे। असल में एग्जिस्टिंग घोस्ट्स के अलावा पास्ट के घोस्ट्स और स्पिरिट्स अर्थ पर बहुत कम मिलते हैं। फिर सुची को बस समझ नहीं आया कि ये सभी हिस्टोरिकल घोस्ट्स और गॉड्स कहां गए। ग्रीन को खुद इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, लेकिन उसने माना कि कई स्पेशल प्लेसेस थे जो समय के साथ एक सिंगल होल के रूप में इन घोस्ट्स और गॉड्स को सराउंडेड कर गए। एग्जाम्पल के लिए इस जैसा। उसने ये भी ऐड किया कि सिलुएट्स ऑफ टाइम, हिस्टोरिकल फीचर्स, रिवर्स ऑफ द पास्ट, ये जगह अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। सुची पूरी तरह से नहीं समझा कि वह किस तरफ लीड कर रहा था, तो उसने उससे फिर से इन जगहों के बारे में पूछा, क्या वे नेचुरल हैं या नहीं। ग्रीन ने उसकी इंसाइटफुल होने के लिए प्रेस की। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जीनियस ही ऐसी जगह क्रिएट कर सकता था, लेकिन यह इस पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं करता कि इसे एक इंसान ने क्रिएट किया था। सुई ने इस बात के बारे में सोचा कि स्पिरिचुअल मास्टर्स बॉर्डर में एंटर करने के बाद अनोमलीज भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे वंडर है कि डीमंस और गॉड्स उनकी आंखों में कैसे लगते हैं। क्या मिस्टर वीएमएल सच में इन दो बड़े गाइस के साथ लड़ने का प्लान कर रहे हैं? लेकिन उसने अचानक अपनी पॉकेट से एक कॉइन निकाला और उसे एक बड़े गाय पर फेंका और कहा कि यह काफी होगा। अचानक ये कॉइन हवा में फ्रीज हो गया और कुछ समय के लिए वहां रहा। इसका क्या होता है? कुछ समय बाद ये कॉइन हवा में लटका और फिर अचानक उन बड़े मैन के साथ डिसअपीयर हो गया जिन्होंने उनका रास्ता रोका हुआ था। सब लोग मुंह खोलकर खड़े थे और बिलीव नहीं कर सकते थे कि यहां क्या हो रहा था। ग्रीन बिलीव नहीं कर सकता था कि एक कॉपर कॉइन इतने बड़े डीमन से कोप कर सकता था। ईस्ट की पावर सच में कुछ है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। टूया अभी भी फियर के इन्फ्लुएंस में था और उसने समझाने को कहा कि यह क्या था और उसने उन्हें कैसे डिसअपीयर कर दिया। मिस्टर वीएमओ ने उनमें से हर एक को समझाया कि जहां भी कोई हिस्टोरिकल हेरिटेज है, वहां एक सिंगुलैरिटी ऑफ हिस्टोरिकल कोलैप्स होगा, यानी कि एक सिलोएट ऑफ टाइम पीछे छूट जाएगा। फिर लिलू को समझ नहीं आया कि सिंगुलैरिटी में घोस्ट्स और डीमंस क्यों हैं। उसने उससे कहा कि सिलोएट ऑफ टाइम वह जगह है जहां यिन और यांग की दुनिया मिलती है, जिसका मतलब है कि ईवल स्पिरिट्स बैलेंस के लिए जमा होते हैं। यंग मास्टर जूजू परफेक्टली समझ गया कि अगर ये ईवल स्पिरिट्स इस बैरियर की बाउंड्रीज से टूटकर बाहर निकलते तो वे सिर्फ हैवक मचा देते, जिसे रोकना डिफिकल्ट होता। लेकिन उसे रियश्योर किया गया और कहा गया कि मास्टर जूजू को चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बॉर्डर है जो इन दो जगहों को अलग करता है। गोस्ट और गॉड्स इस जगह से नहीं जा सकते और उसे हार्म नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को इस जगह से गुजरने पर केयरफुल रहने की जरूरत है। मिस्टर वीएमओ का यह भी बिलीव था कि सेओन्स इसी जगह में छिपा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां क्राइम्स के ट्रेसेस को छिपाना आसान था। उसने उन्हें वार्न किया और कहा कि यह एक बहुत डेंजरस प्लेस है और शैडोज में कुछ ऐसा छिपा होना चाहिए जो उन्हें अभी तक दिखाई नहीं दिया और वह उन्हें खा जाएगा। तो ऐसा होने से रोकने के लिए उन्हें खुद का क्या करना चाहिए? अन्ना ने उससे उस चीज के बारे में पूछने का फैसला किया जो उसने अभी अभी फेंकी थी। क्या वो की थी जो बॉर्डर को खोलती है? उसने कहा कि अब्रॉड जाने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पास एक नहीं है तो ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत होगी। सूची और तमोया को लगा कि उन्होंने उसे सैक्रिफाइस कहते सुना, क्योंकि उन्होंने उसे उन बड़े लोगों पर ब्रॉन्ज कॉइन फेंकते हुए देखा था। इसलिए उसने जोड़ा कि एक सैक्रिफाइस उन्हें बॉर्डर पर 5 दिन तक रोके रखेगा, और अगर इस समय तक उन्होंने दूसरी ऑफरिंग नहीं की या यहां से नहीं गए तो वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तुई को समझ नहीं आया कि सब इतने डर क्यों गए। उसके पॉकेट में कॉइन्स का अच्छा सप्लाई था, तो जब टाइम आएगा वो नया कॉइन फेंक देगा। लेकिन कोई उसे जवाब देने वाला नहीं था, क्योंकि सब समझ चुके थे कि कॉइन अब मदद नहीं करेगा। तो सब चुप थे और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उसे लगा कि उसने अच्छा आइडिया दिया है। लेकिन यंग मास्टर इसी ने उसे समझाया कि ये अनयूजुअल कॉइन है, ये एंशिएंट कॉइन है जो बहुत समय से सर्कुलेशन में है और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। जितना उसे पता है ये पूरे लूडो में ढूंढना मुश्किल है। इसलिए तुए और नर्वस हो गया, क्योंकि वो लोग ये जानते भी नहीं कि ये पर्सन कहाँ से है, तो वो हमेशा हिपोक्रेट की तरह एक्ट करता है और सबको नीचे समझता है। तुया को याद आया कि उसके फादर ने उसे फोर्स किया था कि वो इस गाय की बात सुने और उसके ऑर्डर्स फॉलो करे, लेकिन गाय खुद ये नहीं समझता था। आना ने उसे बताया कि वो लोग लड में डेकेड से रह रहे हैं और उन्हें भी इस प्लेस के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये गाय आया और उन्हें दिखाया।
लेकिन जैसा निकला, मिस्टर वीएमओ ने उन्हें बताया कि वो भी कभी इस प्लेस में नहीं आया, वो सिर्फ इसके बारे में थोड़ा जानता था। तुया और भी अपसेट हो गया कि फिर ये गाय उन्हें यहाँ क्यों लाया वाइट स्माइल के साथ। लिलू इस वाइनिंग को सह नहीं पाई तो उसने मुड़कर गाय पर चिल्लाया, पोलाइटली उसे बोला कि अपना मुंह बंद करे और बस सब ऑब्जर्व करे और रूल्स फॉलो करे। मिस्टर वीएमओ ने ऐड किया कि एंशिएंट्स कहते हैं बॉर्डर पर 2 डेंजरस प्लेसेस हैं। पहला टेम्पल ऑफ विंड एंड थंडर साउथ ईस्ट में है, जहां 2 गॉड्स विंड और थंडर गार्ड करते हैं जो डिस्टर्ब करने वालों का कर्मा डिवावर कर लेते हैं। दूसरी जगह जेंटलमैन ने उन्हें एक्सप्लेन की, जहां उसने एंशिएंट कॉइन फेंका था, जहां एंशिएंट वॉरियर्स और घोस्ट्स रहते हैं जिन्हें इस प्लेस को गार्ड करने का ऑर्डर दिया गया है। इसलिए उसने फिर रिपीट किया कि अगर वो वहां सैक्रिफाइस के बिना एंट्री करेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। ग्रीन ने ध्यान से सुना और इस पर डिसाइड किया कि शायद वो जानता हो कि सेशन कहाँ छुपा है, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम था और ये जगह डेंजरस थी। सूची ने सोचा कि ये लोकल फोर्सेस को लोकल डिसऑर्डर हैंडल करना चाहिए और वो ब्लैक गेट वाले सिर्फ एक्सटर्नल हेल्पर्स हैं। जैसा निकला, ग्रीन ने यंग मास्टर्स से ये पूछा जो बस खड़े होकर उसे देख रहे थे, जिसका मतलब उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद सुई को रियलाइज हुआ कि इस ऑपरेशन में 2 नहीं बल्कि 3 ग्रुप्स हैं। पहला, सेम यंग मास्टर्स ऑफ स्पिरिचुअल आर्ट्स जो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं जानते। दूसरा ग्रुप ब्लैक गेट वाले लोग थे, यानी खुद और मिस्टर ग्रीन, जो यहाँ सिर्फ हेल्प करने आए थे। और मेन ग्रुप वही मिस्टर वीएमओ था जो सब कैरेक्टर्स को लीड कर रहा था। लेकिन सूची गॉन वूमा को देखकर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहा था, उसके मन में डाउट्स थे। किसी को नहीं पता कि उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, उसने सेशन की डिस्ट्रक्शन क्यों ऑर्गेनाइज की, उसके बारे में टू मेनी क्वेश्चंस थे। गाय सोच रहा था कि यह ऑपरेशन डेज पहले किस इन्फॉर्मेशन से शुरू हुआ। ग्रीन ने ब्लैक गेट हेडक्वार्टर्स में कहा था कि गॉन ने डीमन स्टोन से डील करने के बाद एक्टिवली पीपल गैदर करना शुरू किया सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसे अभी भी अनईजी फील हो रहा था। ये सब मिस्टर एंडरसन को भी स्ट्रेंज लग रहा था। सेशन लिटिल में कई दिनों से प्रॉब्लम्स कर रहा था, लेकिन लोकल फोर्सेस चुप थे। लेकिन ये गाय जो शहर में अभी अभी रिटर्न हुआ था, एक्टिवली ऑपरेट कर रहा था। शाहराज़ादा ने सजेस्ट किया कि हो सकता है वो ओल्ड फैशन मैन हो जो पीपल के लिए गुड करना चाहता हो। ग्रीन श्योर था कि उसने बस बुक्स और मोंगा ज़्यादा पढ़ ली हैं। किसी भी केस में ये पेटी थीव्स पकड़ने जितना सिंपल नहीं था। एंडरसन ने उससे अग्री किया। आखिर लिटिल आए उसे कुछ ही डेज हुए थे और उसने ऑलरेडी पता कर लिया कि सेयांस कहाँ छुपा है। उसने इतना जल्दी कैसे कर लिया? ये ग्रीन को सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा था, क्योंकि वो नेटिव शामन्स के साथ लंबे टाइम से उन्हें ढूंढ रहे थे और ये गाय बस कुछ डेज में सेयांस फाइंड करके उसे डिस्ट्रॉय करने रेडी है। सूची भी इस मीटिंग्स में था और ऐड किया कि या तो लॉटो के स्पेशलिस्ट्स इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, या जैसा एडवाइजर एलिस ने ऐड किया, ये गाय स्पेशली लाया है सेयांस पकड़ने के लिए और ऑलरेडी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखता था। सुई ने ब्लैक गेट मीटिंग में प्रपोज्ड ऑप्शंस में से किसी को रूल आउट नहीं किया, लेकिन उसके लिए इस गाय का मोटिव सबसे इंटरेस्टिंग था। वो परफेक्टली समझ रहा था कि इस गाय के मोटिव्स क्लियरली जस्टिस अचीव करने के नहीं हैं। उन्होंने उसके साथ कुछ किया है जिसके लिए वो उन्हें पनिश करना चाहता है, लेकिन वहां क्या हुआ? मिस्टर वीएमओ ने सूची के गेसेस को इंटरप्ट किया और सबको पॉइंट आउट किया कि सेयांस का लेयर राइट अहेड है उस रोड पर जिस पर वो चल रहे थे। लेकिन उसने ये भी वॉर्न किया कि डियर्स ईवल स्पिरिट से इन्फेक्टेड हैं और अगर उनका ध्यान नहीं रखा तो वो ईजिली डाई कर सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें अननेसेसरी मूवमेंट्स न करने को कहा। 2 इन वर्ड से और इस गाय के एटीट्यूड से एंग्री हो गया, क्योंकि वो बिलीव करता था कि ज़रूरत पड़ने पर वो खुद को डिफेंड कर सकता है। लेकिन मास्टर जाइसी ने उसे काम डाउन करने को कहा, क्योंकि अब उन्हें सब कुछ भूलकर इस मैन पर ट्रस्ट करना होगा जो क्लियरली इस प्लेस के बारे में उनसे ज़्यादा जानता है और उन्हें हेल्प कर सकता है। यह सब एक अननोन कैरेक्टर देख रहा था जो रोब में था और लगता था मिस्टर वीएमओ को जानता है, इसलिए उसे देखकर प्लेजर हो रहा था। कई ईयर्स बाद उसने फाइनली डिसाइड किया रिटर्न करने का। जैसा निकला, ये सेम मैन था हीर जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था मास्टर से मिलने और सोच रहा था उसे क्या प्रिपेयर करे ताकि वो फन कर सके। वो डेंजरस एली के पास पहुंचे और जैसा मिस्टर वीएमओ ने उन्हें बताया, ये रेबेलियस एली है जिससे उन्हें गुजरना होगा। तमोइल इनक्रेडिबल कॉशन के साथ इस प्लेस से गुजरा, क्योंकि ये इतना क्रीपी था कि लगता था कोई घोस्ट जंप करके उन्हें खा जाएगा। ये गर्ल्स लेलू और एना ने नोटिस किया, जिन्होंने उसे बोला कि वो इतना कावर्ड है कि शेम है वो सूचू चिमाटो फैमिली से है। उसने बस उन्हें डिसऑनर किया। अचानक सूचू को फिर वही फीलिंग आई जो उसे कंट्रोल लूज करते समय आती थी। क्या ये सच में उसके साथ हो रहा था?
जो वॉइस सिर्फ सुई सुन सकता था वो उसे इनक्रेडिबली फेमिलियर लगी। वो उसे कैसे जान सकता था? अचानक उसे रियलाइज हुआ कि ये उसकी वाइफ लिन मे की वॉइस थी, जिसे वो समझता था कि उस डे एक्सीडेंट में चाइल्ड के साथ डाई हो गई थी। क्या सच में वो अब उसे दिख रही है? अब उसने मिस्टर ग्रीन और मिस्टर वीएमओ को देखा, जो सुचू से पूछ रहे थे कि क्या वो सेंसेस में आ गया है और नॉर्मल फील कर रहा है। वीएमओ समझ गया कि सुचू ने कुछ सुना, क्योंकि वो उन्हें बताना भूल गया था कि ये पॉसिबल है। तो उसने उन्हें बोला कि अगर कुछ सुनो तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में पीछे मत मुड़ना, वरना लॉस्ट हो जाओगे और ट्रबल होगी। अब सुई उससे एंग्री था क्योंकि उसने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं बताई। वो रियलाइज कर गया कि ये उसकी मिस्टेक थी, तो उसने एंशिएंट टेक्स्ट्स की बात बताई। उन्होंने कहा कि डिसोबीडिएंट एली बैड बिहेवियर का मतलब होता है, और जो सुना वो ह्यूमन नहीं है जो अभी सुई ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन उसने ऐड किया कि नॉर्मल पीपल को ये नहीं सुनाई देता, इसलिए उसने फोकस नहीं किया। गाइस के पास इमीडिएटली सो मेनी क्वेश्चंस आ गए कि उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि कैट क्यों सुन सकती है और कोई और नहीं। पहले वू मियो उन्हें बताने के लिए पर्टिकुलरली ईगर नहीं था, लेकिन वो ये कहता रहा कि जो पर्सन वॉइसेस सुनता है वो अनक्लीन हार्ट और लस्टफुल माइंड वाला होता है। तुरंत अटेंशन सूची पर चली गई, क्योंकि नोन था कि सिर्फ वही वॉइसेस सुन रहा था। ग्रीन फन कर रहा था, लेकिन वो न्यूकमर के बारे में वरीड भी था और एडवाइस दी कि जब वो अपना नाम सुने तो पीछे ना मुड़े। लेकिन सुई ने नहीं बताया कि उसने एग्जैक्टली क्या सुना, जिसका मतलब मिस्टर ग्रीन ने भी ये वॉइस सुनी। इसका मतलब उसका भी लस्टफुल माइंड और अनक्लीन हार्ट है, इसलिए उसे भी अटेंशन दी गई। थुमोया ने वू मियो से फिर पूछने डिसाइड किया कि उसने एली के बारे में क्या मीनिंग में कहा। मिस्टर WUMA ने उसे बताया कि लेन ऑफ द रिबेलियस फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट्स का पाथ है वू स्ट्रीट की तरफ। वो डिजायर्स ड्रिवन थे, फैमिली टायर्स इग्नोर कर दी और रिलेटिव्स उन्हें वापस नहीं बुला सके। उसने ऐड किया कि ये कॉल ऑब्सेशन बन गई है और अब लस्टफुल थॉट्स और ईविल थॉट्स वाले लोग वॉइसेस सुनेंगे, और अगर उन्हें रियल स्ट्रीट तक पहुंचना है तो उन्हें पीछे नहीं देखना होगा, वरना वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। थुमोया रियलाइज कर गया कि वो अभी रियल स्ट्रीट्स तक पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वॉइसेस सुन रहे हैं। गाय ने उसे एक्सप्लेन किया कि वो सून मेन गेट अप्रोच करेंगे, इसलिए एडवाइस किया प्रिपेयर होने को। इस बीच सुई वॉइसेस और ऑफन सुन रहा था और इग्नोर करना ऑलरेडी डिफिकल्ट हो गया था। सुई ने घोस्ट्स और गॉड्स देखे, आसपास भटकने वाले जो कॉल को बर्दाश्त नहीं कर पाए और स्पिरिट्स बन गए। अब वही लोगों को उसी तरह बुलाते हैं और ल्योर करते हैं ताकि वो भी उनके जैसे बन जाएं। गाय ने समझ लिया कि ये ऑलरेडी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो चुका है और वो लोग अभी तक हॉला स्ट्रीट के गेट्स में एंटर भी नहीं हुए, और यहाँ रहना ऑलरेडी क्रीपी और अनप्लेजेंट लग रहा था। सुई ग्रीन के करीब लीन होकर उसे बोला कि ये सब चीज़ें उनके लिए फ्रेंडली नहीं हैं और उन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ग्रीन को ये सुनकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने नहीं कहा था कि ये सिंपल होगा। ये सीक्रेट्स का डीप सी है जिसमें बहुत सारी टेरिबल चीज़ें हैं। सुई को एक इम्पॉर्टेंट डिटेल याद आई कि उसने पहले सेऑन्स केस शाहादा के साथ इन्वेस्टिगेट किया था, तो वो आज उनके साथ क्यों नहीं आई। ग्रीन ने इस क्वेश्चन का आंसर अनएक्सपेक्टेड दिया। उसे एडमिट करना पड़ा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व तो कर लेती है, लेकिन सिर्फ वायलेंस से, जो इस केस में आउट ऑफ प्लेस है। इस बीच मिस्टर एंडरसन और शाहरजादा ईस्टर्न मिलिट्री पोर्ट ऑफ लूडो में थे, जहां वो क्लूज के अकॉर्डिंग आए थे, और इसी रीजन से उन्हें उम्मीद थी कि यहां उन्हें वो दिखेगा जिसके लिए वो आए थे। एंडरसन परफेक्टली समझ गया कि सियॉन्स ने इस डे के लिए परफेक्टली प्रिपेयर किया है और मोस्ट लाइकली उनके लिए उनसे कोप करना वेरी डिफिकल्ट होगा, लेकिन उन्हें अपनी पावर में सब कुछ करना होगा। लिटिल में शेयर केलिंग करने वाली एक कंपनी में आज वंडरफुल डे था, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने नोटिस किया कि मार्केट टुडे बहुत अच्छा चल रहा है और टुडे वेरी गुड मनी बनाया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ में से एक को सस्पेक्ट हुआ कि अगर ये सिचुएशन हाफ डे तक कंटिन्यू रही तो इवनिंग तक वो मिलियनेयर बन जाएगा और अपने लिए यॉट या ब्यूटीफुल विला अफोर्ड कर पाएगा। मार्केट नहीं रुकी और ग्रो करती रही। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जॉय में जंप करने लगे कि क्या वो टुडे मिलियनेयर बनेंगे, कितना वंडरफुल होगा। सडनली उनकी जॉय इंटरप्ट हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके मेन शेयर्स में से एक की प्राइस गिरने लगी और बाकी भी फॉलो करने लगे। गाइज ने इमीडिएटली सब सेल करने की ट्राई की, लेकिन लेट हो चुका था और वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गए जिसमें उन्होंने सब खो दिया। यही वो दिन था जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बॉन्ड डिफॉल्ट्स और फॉरेक्स केओस हुआ। बिना किसी वार्निंग के ये लुट के फाइनेंशियल सर्कल्स में स्टनिंग अर्थक्वेक जैसा एक्सपीरियंस हुआ।
हाफ एन आवर में उस डे बहुत लोगों के केयर फ्री लाइफ कमाने के ड्रीम्स कोलैप्स हो गए। मिस्टर एंडरसन परफेक्टली समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। वो शाहरजादा के साथ खड़ा था और डिस्कस कर रहा था। वो सरप्राइज थी कि वो लोग उनके वर्ल्ड में फुली अपीयर भी नहीं हुए थे और ऑलरेडी इकोनॉमी पर ऐसा इम्पैक्ट हो गया। शाहरजादा इंटरेस्टेड थी जानने में कि क्या ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है। एंडरसन ने उसे बताया कि ईयर्स पहले लुड ऑलमोस्ट कंप्लीटली आइसोलेटेड था क्योंकि गवर्नमेंट टेरेबल थी, वो लोगों को ऑप्रेस करते थे और लोग डेथ के वर्ज पर थे। जब एक डे रेवोल्यूशनरी सिटी के शोर्स पर उतरे, गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गए और अपना ऑर्डर प्लेस किया। हालांकि इसने केओस और अपहीवल भी लाया, लेकिन ब्लॉकेट ब्रेक कर दी और तब से लुड ने न्यू लाइफ पाई, जिसे हिस्ट्री में ग्रेट शिप इवेंट कहा गया। अब शाहरजादा ने सोचा कि स्पिरिचुअल चाइल्ड सिर्फ स्लैंडरर नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। एंडरसन ने उसे कंप्लीटली एग्री किया। लगता है डिमोनिक स्टोन सिर्फ कवर था, ये ह्यूज शिप सियॉन्स की रियल मर्डरस मूव थी लिटिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सडनली शिप पानी के ऊपर राइज करने लगी और कोई फोर्स चाहती थी कि शिप लैंड पर आए। कुछ टाइम बाद जायंट शिप कंप्लीटली शोर पर आ गई और इमीडिएटली कुछ करना था। मिस्टर एंडरसन अच्छे से अवेयर था कि हिस्टोरिकल इवेंट्स के सीक्रेट्स सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं और इस मटेरियल के कॉन्सिक्वेंसेस उनकी सोच से भी ज्यादा हैं। इस टाइम शिप ह्यूज लेग्स ग्रो करती दिख रही थी और लैंड पर मूव करने रेडी थी। एंडरसन अच्छी तरह अवेयर था कि हिस्ट्री को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये अनकॉम्प्रिहेंसिबल और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी वो शाहरदा के साथ डिसाइड करता है कि एटलीस्ट कुछ करना होगा क्योंकि वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वो ह्यूज शिप की तरफ रन करने लगे। शाहरजादा को बॉडी में कोल्ड रन फील हुआ। ये क्या मतलब हो सकता है? उन्होंने टर्न किया और देखा कि कोई क्रीचर पीछे से उन्हें वॉच कर रहा है। मिस्टर एंडरसन ने सजेस्ट किया कि फिलहाल होल्ड ऑफ करें और मीनवाइल वो शिप के क्रिएशन में लॉजिक इंट्रोड्यूस करेगा ताकि उसकी एक्शंस लिमिट हों। शाहदा को सस्पेक्ट हुआ कि वो सीक्रेट्स वाला शिप बनाना चाहता है, लेकिन अभी उसे नहीं पता एग्जैक्टली क्या करना है क्योंकि उसे इतने ह्यूज क्रीचर्स को हैंडल करने की स्किल नहीं है। किसी भी केस में वो अब शाहरजादा पर होप कर रहा था। उसे ऐसे ट्रस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन किसी भी केस में उसे स्टेट की सपोर्ट चाहिए ताकि अहेड ऑफ टाइम कोलैप्स न हो। शाहरजादा के पास प्रिपेयर करने का मच टाइम नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि बैटल राइट नाउ स्टार्ट करे। लेकिन उसे परफेक्टली पता था कि ये वेरी डिफिकल्ट बैटल होगी क्योंकि ऑपोजिट एक ह्यूज डीमन वुल्फ खड़ा था जो क्लियरली प्ले करने नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय करने आया था। ह्यूज वुल्फ ऑलरेडी बैटल बिगिन करने रेडी था, लेकिन शाहरजादा ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया और ऑलरेडी रिचुअल्स प्रिपेयर कर रही थी। ह्यूज बीस्ट से फाइट करने का ये फर्स्ट टाइम नहीं था शाहरजादा के लिए, लेकिन ये वन एक्सप्रेशनली स्ट्रांग था, इसलिए मोर फोर्स अप्लाई करनी थी। लेकिन मॉन्स्टर बहुत फास्ट था और ऑलरेडी अटैक करने के वेरी क्लोज आ गया। क्या वो सक्सीड कर पाएगी? नेवरदलेस उसने टाइम पर ब्लॉक प्लेस कर दिया जिसने उसे ब्लो से प्रोटेक्ट किया और नेक्स्ट स्टेप सोचने का टाइम दिया। वो सरप्राइज थी कि ये वुल्फ इतना स्ट्रांग है। उसे एवन इंटरेस्ट हुआ कि सियॉन्स ने उसे क्या खिलाया कि वो इतना ग्रो कर गया, लेकिन उसे अर्जेंटली कुछ सोचना था क्योंकि वुल्फ इजीली गिवन नहीं करेगा। शाहरजादा ने डिसाइड किया कि वो अपना फ्लाइंग कार्पेट यूज करेगी मॉन्स्टर को लिटिल ब्लाइंड करने और खुद को टाइम देने के लिए। जैसे ही मॉन्स्टर ने ह्यूज कार्पेट थ्रो ऑफ किया, उसने नोटिस किया कि वुमन मिसिंग है, जैसे वो ग्राउंड में गिर गई हो। वो कहाँ डिसअपियर हो गई, लेकिन फ्यू सेकंड्स बाद उसने हेड अप किया और देखा कि वो लिटरली टेक ऑफ कर गई है। मॉन्स्टर के पास सिचुएशन की सीरियसनेस रियलाइज करने का लिटिल टाइम था और लगता है कि अब शाह उसे ऐसा ब्लो देगी जिसके बाद वो हार्डली रिकवर कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने क्रशिंग ब्लो दिया जिसने उसे ग्राउंड में सिंक कर दिया। इसके बाद कॉन्शियसनेस रीगेन करना डिफिकल्ट होगा और लगता है शाहरजादा ने एक्सीलेंट जॉब की है। मीनवाइल मिस्टर एंडरसन होप कर रहा था कि उसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड से लेस टाइम लेगा, एंड बिसाइड्स बहुत कुछ शाहरजादा पर डिपेंड करता है। शाहदा ने क्विक टास्क कंप्लीट कर लिया। उसने डॉग को शोल्डर ब्लेड्स पर रखा, उसके बाद रियलाइज किया कि ये सेम डॉग है जिसने ग्रीन को बाइट किया था। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। उसे परफेक्टली समझ आया कि अगर उसकी रिस्टोर्ड हैंड न होती तो बैटल मच फास्टर एंड हो जाता, लेकिन फिर भी उसे टिंकर करना पड़ा। उसने प्लेन कार्पेट उससे लिया और लीव करने वाली थी, लेकिन सडनली उसने सुना कि वो फीट पर खड़ा हो गया और रियलाइज किया कि कुछ रॉन्ग है। शाहरजादा ने हेड टर्न किया और वेरी फ्राइटेंड हुई कि वुल्फ फिर से आइस से उसे डिस्ट्रॉय करने की चाह रखकर देख रहा है। नेक्स्ट मोमेंट उसने क्रशिंग ब्लो दिया जिसे डॉज करना हार्ड था और लगता है अब सिर्फ शाहरजादा को प्रॉब्लम्स हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो इतने ब्लो के बाद रिकवर कैसे कर गया और उसे स्ट्राइक बैक भी कर दिया। सियॉन्स ने इस बीस्ट के साथ क्या किया? ऐसे ब्लो से वो ओशन में फ्लाई कर गई और कॉन्शियसनेस लूज कर दी।
इमेजिन करना डिफिकल्ट था कि वो इससे रिकवर कैसे करेगी, लेकिन सब जानते थे कि शाहरज़ादा इजीली ड्राउन नहीं होगी और मॉन्स्टर को उसके किए का प्राइस चुकाना होगा। उसने डिसाइड किया कि वो नो लेस सीरियस फोर्स से रिस्पॉन्ड करेगी। उसने अपनी मैजिक रिलीजन निकाली जिसकी हेल्प से वो 2 और शाहरदाद समन कर सकती है। मॉन्स्टर ने वाटर को कुछ टाइम वॉच किया और इंश्योर किया कि शाहरज़ादा वाटर से बाहर नहीं आई, और उसने राइट किया क्योंकि ये फार फ्रॉम ओवर था। सडनली कोई वाटर से जंप किया। उसने केयरफुली वुमन को देखा और रियलाइज किया कि वो वेरी सिमिलर है उससे जिससे उसने फ्यू मिनट्स पहले फाइट किया था, लेकिन फिर भी वो कुछ डिफरेंट थी। फ्यूचर से आई शाहज़ादा ऑलरेडी वहां थी और पोलाइटली लिटिल डॉग को ग्रीट किया। अब टाइम था उसके साथ प्ले करने का। लगता है वुल्फ को इससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ब्लो डिलीवर करने से पहले ही वो शिप के नीचे से आए एंकर में रैप हो गया और इस बार उसे शाहरज़ादा से कोप करने के लिए मच बेटर ट्राई करना होगा। फ्यू मिनट्स बाद वो कंप्लीटली चेंज में था और शाहिदा सरप्राइज थी कि वो इतना इनअटेंटिव था, लेकिन ये इवन उसके एडवांटेज में था क्योंकि वो उसे सेकंड चांस देने वाली नहीं थी। उसे लगा कि सब ओवर हो गया और वुल्फ टाइड अप है, अब वो कहीं एस्केप नहीं करेगा। सिर्फ स्मॉल मैटा बचा था, लेकिन मॉन्स्टर उसके नेट से ब्रेकआउट करने लगा और उसकी ओनली प्रॉब्लम ये थी कि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल था, तो वो लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाएगी। फ्यूचर वाली शाहरदा ने डिसाइड किया कि टाइम आ गया है अपनी सिस्टर की हेल्प करने का, क्योंकि लिटिल मोर टाइम और मॉन्स्टर चेन से ब्रेक हो सकता है। इसलिए उसने एरोप्लेन कार्पेट यूज करने का डिसाइड किया, जिससे उसने उसके लेग्स रैप कर दिए और अब वो उसे स्लीप में डाल सकते हैं। रियल शाहरज़ादा ने उसे फुल स्ट्रेंथ से पुल किया और मॉन्स्टर फॉल करने लगा। अब उनके पास चांस था जिसे रूइन नहीं करना चाहिए। दोनों एक्सेलरेट करके उसकी तरफ रन करने लगे। अब वुल्फ के लिए वेरी हार्ड टाइम होगा क्योंकि शाहरज़ादा के 2 ब्लो सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस बार वो डेफिनेटली फिनिश था और उन्होंने उसे इतना स्ट्रांग ब्लो दिया कि मॉन्स्टर सिंपली एयर में सेवरल टाइम्स टर्नओवर हो गया। लगता है इस बार वो फाइनली फिनिश हो गया और शाहरज़ादा ने जॉब डन कर दी। फ्यूचर वाली शाहरज़ादा ने रियलाइज किया कि उसने यहाँ अपना जॉब डन कर लिया है और टाइम आ गया है लीव करने का, तो उसने सिस्टर से रिक्वेस्ट की कि केयरफुल रहे और खुद का बेस्ट टेक केयर करे। जैसे ही वो लीव हुए, वुल्फ के अराउंड सम काइंड ऑफ बॉल ऑफ स्मोक क्रिएट हुआ। क्या ये फिर से कोई नई ट्रिक है और बैटल कंटिन्यू होगी? लेकिन नहीं, ये सेम गर्ल थी जो वुल्फ में टर्न हो सकती है। लगता है उसने शेप शिफ्ट कर लिया। अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में आने के बाद उस लड़की के पास बैटल कंटिन्यू करने की स्ट्रेंथ नहीं थी। शाहरा थोड़ा सरप्राइज्ड हुई उस लड़की के असली रूप को देखकर। वो काफी अजीब लग रही थी। लड़की खुश नहीं थी कि वो उससे ऐसे टोन में बात कर रही है, क्योंकि उसका मानना था कि शाहरज़ादा ने उसे धोखा दिया है। अगर उसके पास फिर से लड़ने का चांस होता तो वो औरत के पास जीतने का कोई चांस नहीं रहता। शाहरज़ादा ने उससे कहा कि उसके पास इस सब के लिए वक्त नहीं है और वैसे भी वो उसे हरा नहीं पाएगी। इसलिए उसने कहा कि वो लड़की उसके साथ वापस चल रही है। लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं सोचा और अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुल गया जो लगता था उसने खुद बनाया है। शाहरज़ादा ने समझ लिया कि उसके पास कुछ करने का वक्त नहीं है। लड़की ने ये पोर्टल सिर्फ यहाँ से भागने के लिए बनाया था, ना कि किसी मदद के लिए। औरत ने समझ लिया कि ये डॉग कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ये मैनिपुलेटर काफी टफ नट है। शाहरज़ादा को लगा कि ये स्टेज पर उसके बस का कुछ नहीं है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मिस्टर एंडरसन के पास जाकर देखेगी कि उसका क्या हाल है। उसे लगा कि शायद वो हैंडल कर लेगा, लेकिन इतना बड़ा गोस्ट होने पर उसे और ज्यादा वक्त लगेगा। उसे अब टेंशन होने लगी थी कि शायद सुई इस रेट पर टाइम से ना पहुंच पाए। इसी दौरान सुची और मिस्टर ग्रीन एक नई टीम के साथ एक अजीब जगह पहुंचे, जहां मिस्टर वॉले ने उन्हें वार्न किया कि अब असली डेंजर उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए आंखें खुली रखनी होंगी। टुओमा पीछे खड़ा था और उसने एक डिटेल नोटिस की कि वो काफी दूर आ चुका है, लेकिन अब तक उसे कोई डेंजर नहीं मिला, तो फिर अभी क्यों मिलेगा? इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पहले जाएगा ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्दी टेंपल वापस लौट सके। मिस्टर वीएमओ ने उसे रोका और कहा कि ये गेट बहुत डेंजरस है और यहाँ अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन टुओमो ने उसकी बात काट दी और बोला कि उसे लगता है ये गेट बिल्कुल ठीक है और डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक बड़ी सी स्टैचू है जो मूव भी नहीं करती। लड़का समझ ही नहीं पाया कि अचानक एक हाथ निकला और उसे इतना जोर से मारा कि वो पीछे उड़ गया। वो घबरा गया और पीछे गिर गया, जहां मिस्टर ग्रीन ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे समझाया कि दोबारा ऐसा मत करना और अगली बार ज्यादा केयरफुल रहना। मिस्टर वीएमओ ने भी मिस्टर ग्रीन की बात में ऐड किया कि ये गेट्स को गेट्स ऑफ ऑनर कहते हैं और ये पुराने समय से गार्डेड हैं और बिना सही कपड़ों के कोई भी यहां से पास नहीं हो सकता। इसी वजह से जो टुओमा के साथ हुआ वो नॉर्मल था। गेट ने उसे आगे नहीं जाने दिया। उसकी किस्मत थी कि ये ब्लो इतना वीक था।
लड़के को समझ नहीं आया कि ये गोस्ट अचानक रिएक्ट क्यों करने लगे, क्योंकि अब तक रास्ते भर उन्होंने उन्हें इग्नोर किया था। वीएमओ ने समझाया कि ये एक स्पेशल गार्डियन है गेट्स ऑफ ऑनर का, और वो उन आर्म स्पिरिट्स जैसा नहीं है जो बस रास्ते पर खड़े होकर देखते हैं। ये एक खास टास्क के लिए यहाँ रखा गया है। उसने ये भी ऐड किया कि जैसे पहली बार एंटर करते वक्त उन्हें गार्डियन स्पिरिट्स मिले थे, वैसे ही ये भी एक गार्डियन है जो सैक्रिफाइस मांगता है, और इन सेरेमोनियल गेट्स को पास करने के रूल्स हैं। टुओमो गुस्से में चिल्लाने लगा कि मास्टर ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। वो लगभग एक बड़ी गलती कर बैठा जो उसे जिंदगी भर याद रहती। सुई को तुरंत समझ आ गया कि मिस्टर क्या कह रहा था। अगर टुओमोआ गेट से पास नहीं कर पाया तो इसका मतलब उसके कपड़े फिट नहीं थे। लड़का अब टेंशन में आ गया क्योंकि उसके पास और कपड़े नहीं थे। यंग मास्टर इसी को याद आया कि उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि एंशिएंट हनाजी आउटर और इनर स्ट्रीट्स में डिवाइड था। आउटर स्ट्रीट में कोई भी जा सकता था, लेकिन इनर स्ट्रीट सिर्फ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए होती थी, जिसके लिए एक स्पेशल अपीयरेंस चाहिए होता था। इसीलिए ये गेट्स बने हैं। मिस्टर वॉक ने यंग मास्टर की बात कंफर्म की और बोला कि टुओमोआ को शायद इस वजह से रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसका लेवल उनके लिए काफी हाई नहीं था। लेकिन टुओमोआ अपने कपड़ों पर कॉन्फिडेंट था। उसका मानना था कि उसने एक मास्टर ऑफ आर्ट्स ऑफ यिन एंड यांग का रोब पहना है और उसका कपड़ा गलत नहीं हो सकता। सुई ने सोचा कि शायद ये सिलहुएट्स ऑफ टाइम का इशू है जो एंशिएंट गार्ड से कनेक्टेड है और प्रॉब्लम एरा में है। ग्रीन ने उसकी आइडिया को प्रेज किया क्योंकि वो काफी अच्छी थी, और उसे मिस्टर वीएम की की भी याद आई जो बैरियर ओपन करने के लिए होती है। यंग मास्टर इसी ने समझा कि ग्रीन क्या कह रहा है। उनके कपड़े इस एरा के लिए फिट नहीं हैं। टुओमोआ फिर से बीच में टपक गया और बोला कि क्या वो किसी और को सिलेक्ट करना चाहेंगे जो कपड़े चेंज करके गेट क्रॉस करे। उसने कहा कि यह स्टूपिड आइडिया है क्योंकि उसे तो लगभग बीट कर दिया गया था। सबने उसे ऐसी नज़र से देखा कि उसे खुद समझ आ गया कि उसने गलत बोल दिया। तब लूली ने उसे रिमाइंड किया कि उसके पास एक एम्यूलेट है जिसके बारे में वो अक्सर बोस्ट करता है और वो बॉडी रिप्लेसमेंट के लिए सही होगा। टुओमो के पास और ऑप्शन नहीं था तो उसने उसे एक्सेप्ट किया और अपना एम्यूलेट यूज किया। उसने अपने कान में लटके सील्स निकाले और रिचुअल स्टार्ट किया। बाहर से लड़का सीरियस था, लेकिन अंदर से वो खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि अब सब उस पर डिपेंड कर रहे थे। उसकी प्राइड सबको इजीली दिख रही थी, इवन लिलू ने भी नोटिस की। जब टुओमोआ ने एक फिगुरिन बनाई जो एक सर्टेन एरा के लिए फिट थी और उसे गेट क्रॉस करने भेजा, तो स्पिरिट ने उस फिगुरिन को तुरंत क्रश कर दिया। सब शॉक हो गए क्योंकि वो कपड़े बहुत एंशिएंट लग रहे थे, हजारों साल पुराने। क्या वो भी अनसूटेबल थे? लेकिन लड़का गिव अप करने वाला नहीं था। उसने एक और ट्रम्प कार्ड निकाला जो उसने स्पेशल केसेस के लिए सेव किया था। उसने एक और फिगुरिन समन की जो पहले से बिल्कुल अलग थी। इस बार वो सक्सेसफुल हो गया। उसका सेकेंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा और अब उसके पास ब्रैग करने के लिए कुछ था। उसने फाइनली गेट्स को डिसीव कर लिया। लिलू ने उसे प्रेज किया और कहा कि कभी कभी वो यूजफुल होता है, लेकिन लड़का सोचता था कि वो हमेशा यूजफुल है, सिर्फ आज नहीं। मिस्टर वीएमओ भी खुश हुआ कि लड़के ने अपने फिगुरिन गेट के अंदर भेज दी, लेकिन बाकी लोग क्या करें? उनके लिए एंशिएंट कपड़े कहां से आएंगे? लीलू ने हाथ उठाया और कहा कि अगर सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज की बात है तो वो हेल्प कर सकती है, और वो कॉन्फिडेंट थी कि वो ये टास्क हैंडल कर लेगी। सुई और दूसरे थोड़ा सरप्राइज थे कि उसने इतना मुश्किल काम अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्ट्रीट के दूसरे साइड एक छोटी सी आग जल रही थी और एक स्पिरिचुअल चाइल्ड बैठी थी जो उस फ्लेम का यूज करके किसी को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने ब्लैक गे के लेयर से चुराया हुआ एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और स्पेल कास्ट की जिसमें उसने फ्लैश एंड ब्लड देने की कोशिश की ताकि वो और स्ट्रांग बन जाए। आग और ज्यादा फ्लेयर अप होने लगी और उसने अपनी सोल का एक पीस भी उस कॉलिंग में दे दिया। अब वो बस देख ही सकती थी। उसके डिस्टर्बेंस उसके एक लॉयल दोस्त और असिस्टेंट ने की जो उसे बताने आया कि ब्लैक गेट और स्पिरिचुअल मास्टर्स इस स्ट्रीट पर पहुंच चुके हैं और उनके पास अब बहुत कम टाइम बचा है, उन्हें जल्दी करनी होगी। लेकिन लड़की अपना काम खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि उन्हें रोक लो। उसने ये भी ऐड किया कि आमी और वो बड़ा शिप अब लिटिल में पहुंच गया है, जो उसे बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत जल्द सब जलकर खाक हो जाएगा और लिटिल एक स्कॉर्च्ड अर्थ पर दोबारा जन्म लेगा। लिलू ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और सबको एंशिएंट कॉस्ट्यूम्स बना कर दिए। उसे सबसे ज्यादा पसंद आया कॉस्ट्यूम जो उसने सुई के लिए बनाया था। मिस्टर वीएमओ ने उन्हें हरी अप करने को कहा क्योंकि उनके पास वैसे भी कम टाइम बचा था और अगर वो और डिले करते तो गेट्स क्रॉस नहीं कर पाते। अब लिल्लू और आना की टर्न थी अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज करके गेट क्रॉस करने की, इसलिए उन्होंने सबको पीछे मुड़ने को कहा ताकि वो आराम से चेंज कर सके।
कुछ मिनट्स के अंदर तियानमेन माउंटेन की टेक्निक्स यूज करके लिल्लू ने नए आउटफिट्स क्रिएट किए अपने और अपनी दोस्त के लिए। अब सब रेडी थे और फाइनली उन्होंने गेट क्रॉस कर लिया और अपना अगला स्टेज कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ गए। सुई को लगा कि अब वो फाइनली बिजनेस में आ गया है और उसे क्यूरियोसिटी थी कि और कितने मॉन्स्टर्स मिलेंगे रास्ते में। उसे ये इलॉजिकल स्पिरिट्स नहीं पसंद थी। एना ने नोट किया कि ये जगह हर कदम पर और डिस्गस्टिंग होती जा रही है। यहाँ बदबू है और हेट्रेड से भरी हुई है। उसने कंफर्म किया कि इस जगह पर अनईजी फील होता है। आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ठंडी हवा है जो हड्डियों तक उतर जाती है। सुई इतना नहीं डर रहा था क्योंकि उसे स्ट्रीट की इंट्रिकेसीज काफी अच्छे से पता थी, लेकिन यंग स्पिरिचुअल मास्टर्स अभी उतने एक्सपीरियंस नहीं थे। कुछ हद तक वो उनसे अग्री करता था कि सच में यहाँ काफी क्रीपी है। ग्रीन ने भी लड़कियों को सपोर्ट किया क्योंकि उसका भी मानना था कि ये जगह बहुत अनकंफर्टेबल है। बेटर यही होता कि ये छोटे ब्रैट्स इस मैटर को सॉल्व करें बजाय इसके कि दुनिया के एंड पर खेले। सुई को ये बात समझ नहीं आई कि वो किन छोटे ब्रैट्स की बात कर रहा है, क्या उसके स्टूडेंट्स? लेकिन ग्रीन हंस पड़ा और बोला कि उससे स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब बहुत कैप्रिशियस हैं। उस लड़के को याद आया कि मिस्टर एंडरसन ने उसे कहा था कि मिस्टिक्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन मिस्टर ग्रीन ने एक बात बताई कि उनमें से ज़्यादातर नेचुरली बॉर्न होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें ओरिजिनल रूलर का एंकर देते हैं और कुछ मैजिक स्टोन्स का यूज़ भी अलाउड है। सुई को ये समझ नहीं आया कि कोई अपने बच्चों को पेनफुल और डेंजरस मिस्टिक्स बनने की इजाज़त कैसे दे सकता है। ग्रीन ने उसे एक्सप्लेन किया कि जिन लोगों ने एडवांस ट्रेनिंग मास्टर की है उनके लिए इनहेरिटेंस भी एक तरह का राइट ऑफ पैसेज है जो करियर लैडर बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसने ये भी कहा कि इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है और मोस्ट लाइकली सुई ऐसे एरोगेंट लोगों से मिलेगा भी नहीं क्योंकि वो इतने दूर ईस्ट तक आते ही नहीं। लेकिन सुई ने यह समझ लिया था कि मिस्टर एंडरसन के हिसाब से वेस्टर्न मिस्टिक्स ईस्ट के सीक्रेट सीखना चाहते थे, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते। ग्रीन ने समझाया कि असल में मैटर सिंपल है। प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए उनमें से बहुत से लोग फॉग से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते और इस लाइफ में वो सिर्फ वीक चिकन्स बनने लायक हैं। अचानक उनकी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन इंटरप्ट हुई जब मिस्टर वीएमओ ने सबको अनाउंस किया कि वो लोग फाइनली उस जगह पहुंच गए जिसकी ज़रूरत थी, यानी इनर स्ट्रीट। सुई को यह अजीब लगा कि इनर स्ट्रीट आउटर वाली की तरह बिजी क्यों नहीं थी। ग्रीन ने गेस किया कि शायद इसकी वजह सिटी के घोस्ट हैं, क्योंकि जो लोग प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं होते वो यहाँ रह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी स्ट्रीट्स पर कुछ मॉन्स्टर्स थे जो उन्हें डेस्परेट होकर बुला रहे थे, मगर टीम जानती थी कि उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुइया को सिर्फ ये समझ नहीं आया कि इस स्ट्रीट पर इतने औरतों की आवाज़ें क्यों थीं, लेकिन लाह के लिए ये ऑब्वियस था और उसने टोइया को अनयूजुअल तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फ्लावर स्ट्रीट है और यहाँ नेचुरली औरतें ज़्यादा होंगी। सुई को इन यंग मास्टर्स से जेलसी हो रही थी क्योंकि वो सिर्फ इन औरतों को देख पा रहे थे, जबकि वो और भी ज़्यादा देख रहा था जो उसके लिए बैड था। उसने नोटिस किया कि यहाँ तक कि मिस्टर ग्रीन भी उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा था जो सुई देख रहा था। इसका मतलब ये था कि सिर्फ वही देख रहा है। उसने एक ह्यूज स्पिरिट देखी जिसने उसे भी डराया, जबकि वो सिटी में रहते हुए कई मॉन्स्टर्स देख चुका था, लेकिन ये स्पेशल था। मिस्टर वीएमओ ने सबको फिर से याद दिलाया कि उन्हें उनके पास नहीं जाना है बल्कि प्रिटेंड करना है कि वो दिख ही नहीं रहे, तभी सब ठीक रहेगा। फाइनली सुई ने एक ऐसे आदमी से कम्युनिकेशन किया जिसे 100% पता था कि उसे क्या करना है, और अगर ये नोटिस भी ना करें कि वो थोड़ा अजीब है तब भी सब ठीक रहेगा। अचानक वीएमओ ने सबको रोक दिया और कहा थोड़ा वेट करो, क्योंकि उसने आगे किसी को देखा। ये वही लड़की का असिस्टेंट था जो उसके कहने पर उनके स्पेशल गेस्ट से मिलने और उनसे थोड़ा खेलने आया था। शुरू में इस लड़के ने पोलाइटली उन्हें वापस जाने के लिए कहा क्योंकि इस सेशन के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उसके पास उनके साथ खेलने का टाइम नहीं है। लिलू ने सरप्राइजिंगली तुरंत पहचान लिया कि ये कौन है। ये चाय फू था, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं जानता था, इसलिए उसने ऐड किया कि ये सेशन का एक हाई प्रीस्ट है। लड़की ने कहा कि उसकी फैक्शन उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो एक क्रीपी और स्कैरी आदमी है जो रिच बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस पर कर्सेस करने में स्पेशलाइज करता है। वीएमओ ने यह ध्यान से सुना और वो खुश भी लगा कि वो लोग फाइनली उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें होना चाहिए था और अब थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। एक तरह से उसे अच्छा लगा कि सेशन ने उन्हें इतना नाइसली ग्रीट किया, लेकिन फिर भी उसे उनके एटमॉस्फेयर स्पॉइल करने के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। इसके बाद उसने सीधे अटैक किया, लेकिन चायू ने आसानी से डॉज कर लिया और तुरंत गायब हो गया, जैसे जमीन में समा गया हो। मिस्टर वीएमओ ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ग्रीन ने उसे वार्न किया कि यह ब्लैक अम्ब्रेला क्लियरली कुछ मतलब रखता है और उसे इससे सावधान रहना होगा। अचानक उस अम्ब्रेला से एक बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल आने लगी जो सहन करना मुश्किल था। एना ने नोटिस किया कि ये स्मेल बिल्कुल रॉटिंग फ्लैश जैसी है।
कुछ ही देर में स्ट्रीट पर म्यूजिक बजने लगा। सुई और मिस्टर ग्रीन को लगा कि ये फ्लूट और ड्रम्स हैं, लेकिन वो आए कहाँ से। उसी वक्त लाइट्स अचानक जल गई तो मिस्टर ग्रीन ने सबको अलर्ट रहने को कहा, क्योंकि ये क्रेजी आदमी कभी भी जम कर सकता है। अचानक कहीं से एक पूरी सेरेमनी निकल आई जो एक थ्रोन लेकर जा रही थी। इसका मतलब क्या था? लेकिन ये काम ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि हाउसेज में छिपे सारे घोस्ट अचानक बाहर आकर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़े। सुई को समझ आ गया कि ये कैसे हुआ। चायफो ने अम्ब्रेला यूज करके घोस्ट को ल्योर किया और उन्होंने फीमेल घोस्ट को बुला लिया जो हाउसेज में थी। अब वीएमओ और भी एक्साइटेड हो गया और सबको बैटल के लिए प्रिपेयर होने को कहा। अब उन्हें बहुत मजा आने वाला था, क्योंकि वो पहले से ही हजारों मॉन्स्टर्स से सराउंडेड थे जो नॉनस्टॉप उन पर चार्ज कर रहे थे, और चायफू दूर से सबको देख रहा था। लेकिन अपने बॉस के ऑर्डर के अलावा उसकी अपनी भी एक गोल थी। वो इन 3 से बदला लेना चाहता था जो फोरफ्रंट में थे, और वो ये जरूर करेगा। इस समय सब घोस्ट से पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लिलू ने अपनी रिलीजन यूज करने का डिसाइड किया, जिसे वो 5 एलिमेंट्स एंड 3 वर्ल्ड्स कहती थी, और उससे काफ़ी मदद मिली। उसने एक साथ कई स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये उसके मास्टर का अच्छा ब्लो था। आइसो ने भी सेम किया और अपना पर्सनल बुद्धा समन किया। यह सरप्राइजिंग था कि यंग मास्टर्स के पास इतनी एबिलिटीज थीं। सुई इस टाइम मिस्टर ग्रीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे परफेक्टली समझ था कि इस वक्त बैटल हो रही है और ये कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन उसे लगा कि उसे हरी करनी चाहिए। ग्रीन को यह ज़रूरी नहीं लगा। उसने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बस हेल्प करने आए हैं, और सुई के लिए तो ये ग्रेट ट्रेनिंग का मौका है। ग्रीन को यह बैटल पसंद भी आ रही थी और उसे थोड़ा फनी लग रहा था। सुई को रियलाइज हुआ कि इन्हें डील करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि इनकी गिनती बहुत ज़्यादा थी। लिलू को भी ये बैटल इंटरेस्टिंग लगने लगी, क्योंकि लोकल घोस्ट और गॉड स्टैंग्यू के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन अचानक उस पर एक अजीब सा डर हावी हो गया और उसने इनक्रेडिबल प्रेशर फील किया। उसने देखा कि एक ह्यूज औरत थी जिसने बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत भयानक लग रही थी। वैसे आउटफिट्स देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि घोस्ट का झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा था और वो मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अकेली नहीं थी, और उसकी टीम टाइमली हेल्प के लिए आ गई और सारे घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल एना ने तुरंत नोटिस किया कि लिलू के साथ कुछ गड़बड़ है, और उसने अपनी मैजिक क्रॉस से मदद की। ये औरत जो अभी थोड़ी देर पहले कैरेज में बैठी थी, उसे ये सब देखना बहुत फनी लग रहा था, और उसने एक पल भी ना रुकते हुए बस अपनी फिंगर से लड़कियों पर अटैक कर दिया। उसका ब्लो इतना स्ट्रांग था कि लिल्लू जमीन पर गिर गई और उससे रिकवर करना मुश्किल लग रहा था। छोटे डोज उसके ऊपर स्टेप करने लगे जैसे ही वो जमीन पर गिरी थी, और ऐसा लग रहा था कि ये उसका अंत है। लेकिन तभी अचानक हुए एक एक्सप्लोजन ने उसे बचने का मौका दिया। ये टोया था जिसने ठीक समय पर आकर अपने एक्सप्लोडिंग बाल से लिलू को फिर से बचा लिया। एना ने इस वक्त डिसाइड किया कि वो अपनी क्रॉस यूज करके उस औरत से लड़ेगी जिसने लिलू पर इतना स्ट्रांग ब्लो मारा था। उसने सोचा कि रिवेंज लेना जरूरी है। उसकी पावर्स उस क्रेजी औरत के सामने कमजोर साबित हो रही थीं, लेकिन फिर भी उसने टीम को सेफ डिस्टेंस पर जाने का टाइम दे दिया। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत पावरफुल प्रेयर पढ़ी, जिससे ज्यादातर इविल स्पिरिट्स डिसअपियर हो जाती थीं, और उसे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। लेकिन इतना स्ट्रांग ब्लो देने के बाद भी डेमन का हाथ स्पेल बॉल से बाहर आ गया, और लड़की समझ नहीं पाई कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। लिलू और टोया कुछ नहीं कर पाए और ना उसकी मदद कर पाए। उन्होंने उसे चिल्लाकर कहा कि मॉन्स्टर उसके ट्रैप से निकल गया है और अब उस पर अटैक करेगा, और ऐसा ही हुआ। मॉन्स्टर एना के रिचुअल से बाहर निकल आया और सीधे उस पर जम कर गया। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की का अंत है, क्योंकि उसने कभी इतना स्ट्रांग मॉन्स्टर इतने पास से नहीं देखा था। स्पिरिट ने उस पर क्रशिंग ब्लो मारा, और अब उसे बचाने के लिए सिर्फ कोई रियल मिरेकल ही हो सकता था। इस बीच वीएमओ बाकी से फाइट कर रहा था। ऑफ द मॉन्स्टर्स, और नोटिस नहीं किया कि वहां क्या हो रहा था। ये सिर्फ दिख रहा था कि मॉन्स्टर ने सच में किसी को हर्ट किया है, और ऐसा लग रहा था कि वो एना थी। लेकिन मॉन्स्टर और खुद एना भी सरप्राइज्ड हो गए जब उसके बाद ब्लो से निकला फॉग क्लियर हुआ और उनके सामने मास्टर आयु खड़े थे, जिन्होंने सही टाइम पर उनकी लड़ाई में इंटरवीन किया और एना को डीमन से बचा लिया। उसने लड़की से कहा कि दोबारा ऐसे रैश एक्शंस मत करना। ये स्पिरिट अकेले फाइट करने के लिए बहुत स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट टाइम उसने उससे कहा कि हेल्प का वेट करना। आखिरकार तुया ने स्पिरिट्स के सारे अटैक्स को फाइट ऑफ कर दिया, और अब वो लिलू को यहां अकेला छोड़ सकता है ताकि वो रेस्ट कर सके, और मेन टाइम में वो बाकी गाइज की हेल्प करने जाएगा। यंग मास्टर ने रिमाइंड किया कि बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन है। टेक्निक सेकंड प्लेस पर आती है। सडनली लड़की ने उसे बताया कि उसके पास एक तरीका है उससे डील करने का। उसे चाहिए कि वो शील्ड रिमूव करे, ताकि वो उसे ऐसा ब्लो दे सके जिसके बाद शायद वो उठ भी ना पाए। उसने भी माइंड नहीं किया और कहा कि वो तुया के साथ हेल्प करेंगे।
लड़की अब तुया की तरफ मुड़ी और उससे कहा कि वो उसे एफ गॉड्स दे दे, जो उसने खुशी से प्रोवाइड कर दिया। कुछ प्रेपरेशन के बाद मास्टर इसिया ने उनसे कहा कि रेडी हो जाओ, क्योंकि वो जल्दी ही अपना बैरियर ओपन करेगा और उन्हें बहुत जल्दी एक्ट करना होगा। मास्टर इजी ने वॉर्न किया कि बैरियर ओपन होने वाला है और उन्हें प्रिपेयर होकर सब कुछ फास्ट करना होगा। इस टाइम तुया उन फ्लाइंग गॉड्स को फिनिश कर रहा था जो एना ने मांगे थे। फ्लाइंग गॉड्स ऑलरेडी एयर में थे और मास्टर इसियू रेडी था अपना बैरियर पूरी तरह ओपन करने के लिए, ताकि एना अपना प्लान पूरा कर सके। जैसे ही तुया ने सब कर दिया, लड़की उन फ्लाइंग गॉड्स में से एक पर चढ़ गई और अपना प्लान कैरी आउट करने लगी। सुई ये सब केयरफुली देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि यंग मास्टर्स इतने स्ट्रांग हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि वो केपेबल नहीं है। लेकिन उस औरत का ह्यूज स्पिरिट उन्हें ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था और उसने लड़की के पीछे बंच ऑफ फ्लाइंग हेड्स भेज दिए, जो उसके ग्राउंड स्पिरिट से कम डेंजरस नहीं थे। यंग मास्टर ने पूरी ताकत से कोशिश की उसे रोकने की, ताकि मॉन्स्टर लड़की के पीछे न जाए, लेकिन वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि ह्यूज स्पिरिट्स ने और फ्लाइंग स्पिरिट्स भेज दिए। अब लड़की को अपने प्लान में हरी करनी थी, लेकिन अब ज्यादा प्रॉब्लम यंग मास्टर के साथ थी, जिस पर बंच ऑफ स्पिरिट्स अटैक कर रहे थे, जो उसे स्पेयर नहीं करेंगे, और वो अच्छे से समझ गया कि वो बस डॉज करके नहीं बच सकता। तभी अच्छा हुआ कि मिस्टर वीएमओ सही टाइम पर मास्टर की मदद करने आ गया, जिसने अपनी स्वॉर्ड से कई स्पिरिट्स को काट डाला और एसेंशियली गाय की लाइफ बचा ली। और इस टाइम तुया ने मौका लिया कि मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्टेड है और उसने उस पर 10 जनों छोटे बॉल्स फेंके, जो डायरेक्ट टारगेट पर हिट हों तो बड़ा ब्लो कर सकते हैं। और इस बार तुया ने सही टारगेट हिट किया और उसके बाद वो मॉन्स्टर के फेस के पास सारे फॉर्मेशंस ब्लो अप करने में सफल हुआ। लगता है वो उसे अच्छे से हैंडल कर रहा है। इसी बीच सुई लीलू के पास आया और उससे कहा कि वो उसके साथ चले, क्योंकि इस समय यहां रहना बहुत डेंजरस है और किसी को नहीं पता कि ये सब कैसे खत्म होगा। लेकिन लड़की जाना नहीं चाहती थी, वो रहना चाहती थी। आखिरकार उसके फ्रेंड्स वहां फाइट कर रहे थे जिन्हें वो छोड़ नहीं सकती थी, और एंड तक उनके साथ रहना चाहती थी, खासकर क्योंकि वो आंशिक रूप से वहां उसकी वजह से थे। लू को लगता था कि उसने उन्हें स्लो कर दिया, उसे ज्यादा केयरफुल और स्ट्रांग होना चाहिए था। लेकिन सुई ऐसा नहीं सोचता था। अगर उस बड़े आदमी की फीडिंग लॉजिक काम भी करती तो अब उसे कोई हेल्प नहीं करती, बल्कि हार्म करती। देखो, लड़के ने समझा कि बेशक उसके अलावा किसी ने उस बड़े आदमी को नहीं देखा, और उसे देखना भी नहीं चाहिए था ताकि वो नोटिस न करे, वरना वे सब तुरंत ही मारे जाते और कोई मदद नहीं कर पाता। वीएमओ चिल्लाया कि छोटे घोस्ट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो उन्हें मेन बॉडी पर अटैक करना होगा, वरना ये और खराब होता जाएगा। उसके बाद एक और स्पिरिट ने तुरंत उस पर अटैक किया, लेकिन लड़के ने टाइम पर रिएक्ट करके फाइट बैक किया। लेकिन लगता है ये काम नहीं किया और स्पिरिट ने फिर भी उसे पकड़ लिया और कई मीटर्स पीछे फेंक दिया। वीएमओ ने समझा कि उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब उसने उस छोटे घोस्ट का सिर काटा तो उसके अंदर अभी भी स्कल था, जो बहुत हार्ड था और भी बहुत हार्म कर सकता था। मिस्टर वीएमओ ने प्रोटेस्टेंट से कांटेक्ट करने को कहा ताकि वो हरी अप करें, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था। तो तुया ने हेजिटेट नहीं किया और उसे चिल्लाकर कहा कि उसे हरी करनी होगी। उसने उन्हें बताया कि अब उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट है, तो उसे जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट करना होगा और उन्हें मॉन्स्टर को जगह पर होल्ड करना होगा ताकि सब काम करे। आखिरकार वो ने समझा कि वो और मास्टरलैंड को मिलकर बहुत जल्दी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी वो सक्सीड कर पाएंगे। मास्टर ने उससे पूरी तरह अग्री किया, तो उन्होंने साथ एक्ट करने का फैसला किया और अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे, जिससे मॉन्स्टर को जगह पर होल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस टाइम एना ने भी वो सब करना शुरू कर दिया जो उसने सोचा था, और उसका रिचुअल भी इफेक्ट दिखाने लगा, जिसके बाद उसने मॉन्स्टर पर एक बड़ा ब्लो किया। ये ब्लो इतना स्ट्रांग था कि सबको अपनी आइज क्लोज करनी पड़ी, क्योंकि रिजल्ट में जो फ्लैश निकली उसे देखना पॉसिबल नहीं था। अचानक एना हेवन से डिसेंड हुई और तुया को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों वो अचानक नीचे आई, क्या हुआ। मिस्टर वीएमओ ने नोट किया कि मोस्ट लाइकली इस बार मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। ब्लो सच में बहुत स्ट्रांग था, तो इसमें सरप्राइज की बात नहीं थी। मिस्टर ग्रीन ने नोटिस किया कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से साथ काम किया कि उन्हें बैक गेट की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो सच में अनएक्सपेक्टेड था। अचानक उनकी कॉन्वर्जेशन और खुशी को इंटरप्ट किया कुछ बहुत थिक स्मोक ने, जो आसमान में अचानक से आ गया। वो इतना थिक था कि उन्होंने सोचा वहां कुछ जल रहा है, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से ये सिर्फ स्मोक नहीं था, बल्कि अलग अलग क्लासेस के स्पिरिट्स और घोस्ट्स की पूरी एवलॉन्च थी। लगता है उनकी बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रीन ने डिसाइड किया कि वो अपना रिकॉनेसेंस रिचुअल यूज करेगा, ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है
और सिर्फ उसके बाद कहीं जा सकते हैं। उसका रेलिक स्मोक में डीप चला गया और ग्रीन ने रियलाइज किया कि सिचुएशन बेस्ट नहीं है, वहां बहुत ज़्यादा के लिए कर रहे थे और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ग्रीन ने ऐड किया कि वही स्लीव जिसने कभी फ्लावर स्ट्रीट को इल्यूमिनेट किया और हिस्ट्री में इंडेलिबल मार्क छोड़ा, अब एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बन गया जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है गलत हाथों में। अब लड़के ने परफेक्टली समझ लिया कि उन्हें अभी भी स्लीव की ज़रूरत क्यों थी। उन्होंने उसका यूज़ ये फायर क्रिएट करने और लिटिल सिटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने में किया। इस बीच लूडो के सेंटर में एक ऑफिस रूम में आग लग गई और कंपनी के एक एम्प्लॉय ने फुल स्पीड में दौड़ते हुए चिल्लाया कि बिल्डिंग में आग है। उसी सेकंड सभी लोग आग से भागने लगे जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और लगभग पूरा फ्लोर ऑलरेडी जल चुका था। उन्हें तुरंत वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। नीचे खड़े लोग ऑलरेडी फायर फाइटर्स को बुला चुके थे और कोई नहीं समझ पा रहा था कि कैसे एक साथ कई हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लग सकती है। कुछ गड़बड़ थी यहाँ। जर्नलिस्ट ऑलरेडी स्पॉट पर काम कर रहे थे। फायर इवेंट्स को कवर करते हुए डिफरेंट लूडो टीवी चैनल्स पर वो कह रहे थे कि शॉपिंग एरिया के कई ऑफिस बिल्डिंग्स में एक साथ आग लग गई। फायर ब्रिगेड आ चुकी थी और सर्वाइवर्स के अनुसार कई लोग अभी भी ट्रैप थे। कोई नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वहां कोई एक्सप्लोजन्स नहीं थे, कोई इग्निशन सोर्स नहीं था, तो अचानक स्ट्रीट पर आग कैसे लग गई। हर टीवी चैनल पर सिर्फ इन्हीं फायर्स की न्यूज़ थी और जो लोग फायर साइट के सबसे करीब वाले एरियाज में रहते थे उन्हें तुरंत इवैक्यूएट होने को कहा गया। पूरे शहर में फायर्स फ्लेयर अप हो रहे थे और फायर फाइटर्स अपने काम से कोप नहीं कर पा रहे थे और उन्हें अर्जेंटली हेल्प चाहिए थी। हॉल ऑफ द सीक्रेट्स के मेंबर्स फायर सीन पर पहुंच चुके थे और क्रेजी गर्ल ऑलरेडी हेल्प करने दौड़ रही थी। वहां पहले से एक माउजर मौजूद था जो मिस्टर ट्रूथ द्वारा दिए गए टास्क को स्टार्ट करने रेडी था। इस बीच गुआ ने सिटी में हो रही सारी न्यूज़ पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि वो अपनी गेम का दूसरा प्ले टेस्ट लॉन्च करेगी, क्योंकि अब ये पहले से ज़्यादा यूजफुल था। जैसे उसने नया टेस्ट रोल आउट किया, ब्लॉबर कैट्समार्क गेम में आ गया। वो स्पाइडर का वेट कर रहा था कि वो फाइनली अपनी गेम का सेकेंड पार्ट रिलीज करे। पिछले टेस्ट के बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई थी और उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया। अच्छा हुआ कि वो गलत था और उसने नया गेम रिलीज किया जिसे वो खुशी से प्ले करता रहा। लड़का श्योर था कि स्पाइडर का नया गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो उसने तुरंत उसमें से पहला टास्क पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें उसे हॉस्टेजेस रेस्क्यू करना था और हर रेस्क्यूड पर्सन पर उसे कॉइन्स का कैश प्राइज मिलना था। जबकि वो रेस्क्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसे बोनस भी मिलता, इवन अगर उसका कैरेक्टर मर भी जाए। सबसे पहले उसने वो कैरेक्टर चूज किया जिससे वो प्ले करेगा। उसके बाद उसने रूल्स ऑफ द गेम पढ़े और प्रोसेस स्टार्ट किया। सडनली फायर की सीन पर नई फायर फाइटर्स की टीम्स आ गईं, जो बहुत फियरलेस बिहेव कर रही थी और उन्हें फायर कितना बड़ा है इसकी परवाह नहीं थी। लूटो सिटी के फायर फाइटर्स नहीं जानते थे कि ये लोग कौन हैं, लेकिन उन्होंने गेस किया कि इन्हें उनकी हेल्प के लिए भेजा गया है। लेकिन ये बिल्कुल ऑर्डिनरी फायर डिपार्टमेंट जैसे नहीं दिखते। मीनवाइल लूटो की इनर स्ट्रीट में फायर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था और अर्जेंटली उसे एक्सटिंग्विश करना जरूरी था, वरना लूटो में फायर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और ग्रीन और सुई ने ये अच्छे से समझ लिया था। लड़का जानता था कि हर सेकंड उनमें और ज्यादा आते जा रहे हैं। जल्द ही उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इस मैडनेस को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा और उस पर फायर से घोस्ट्स निकल आए और टीम की तरफ भागे। इससे उनका काम और मुश्किल हो गया। मिस्टर वीएमओ ने उनसे कहा कि कोई तरीका सोचो ताकि उन्हें बाईपास किया जा सके, क्योंकि इनसे ब्रेक करके निकलने में बहुत टाइम लग रहा है और ये उनके लिए डिसएडवांटेज है। सडनली किसी ने सजेस्ट किया कि इन क्रीचर्स को फ्लाई करके क्रॉस करें, न कि सीधा सामने जाएं। इस आइडिया को यंग मास्टर ने सपोर्ट किया। उसे कॉन्फिडेंट था कि तुया, जिसने पहले से फ्लाइंग गॉड्स बनाए थे, वो इस टास्क को परफेक्टली कर लेगा। लेकिन तुया बहुत बिजी था क्योंकि एरिया के सारे स्पिरिट्स उसका पीछा कर रहे थे, जैसे वो उन्हें अपनी विक्टिम दिख रहा हो। तो लड़के के पास चॉइस नहीं थी और उसे बिना पीछे देखे भागना पड़ा। लीलू ने उसे चिल्लाकर कहा कि अपना काइट यूज करो और बस भागो मत, क्योंकि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लड़का फिर भी मैनेज कर गया उसे कॉल करने में और वो सिंपली हवा में उड़ गया। इस तरह उसने खुद को जिंदा खाए जाने से बचा लिया। उसने समझ लिया कि धरती पर वो बहुत ज्यादा हैं, उनसे फाइट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि सबके लिए फ्लाइंग काइट बनाए। टाइम बहुत कम था, इसलिए वो ज्यादा सोच नहीं सकते थे। उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी और अर्जेंटली स्नेक पर जंप करना पड़ा। वीएमओ खुश नहीं था कि इतने ज्यादा घोस्ट थे। वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनके काम को बहुत स्लो कर दिया। तो या ने डिसाइड किया कि वो घोस्ट के साथ सेरेमनी नहीं करेगा। जब उसके सारे फ्रेंड्स स्काई में चले गए तो उसने और बॉल्स गिरा दी जो इन मॉन्स्टर्स को पीसीज में टीयर करने वाली थी। ये सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। लगता था कि तोमोया ने अब एक ही बार में सैकड़ों स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं।
तोया ने वॉर्न किया कि ये स्नेक्स लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई नहीं कर सकते हैं और न ही हवा में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। वीएमओ ने पूछा कि वो कितनी हाई फ्लाई कर सकता है। लड़के ने रिप्लाई किया कि ये डिपेंड करता है कि कितना हाई जाना है ताकि मरे ना। सुई इतना कॉन्फिडेंट नहीं था इस फ्लाइंग स्नेक में। उसे लग रहा था कि किसी भी मोमेंट ये गिर सकते हैं और फिर नीचे घोस्ट और गॉड्स उन्हें मार देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो उन्हें उसी पर टेक ऑफ करना पड़ा। बेशक उसने सोचा कि इस केस में और भी सेफ चीजें हो सकती थी, जैसे कि मिस शहर का प्लेन वाला कारपेट, जो इस फ्लाइंग काइट से क्लियरली ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी ये नीचे रहकर मॉन्स्टर से फाइट करने से बेहतर है। लेकिन सिर्फ सुई ने ऐसा डेंजरस मॉन्स्टर देखा जो उन्हें देख रहा था, तो उसे फर्क नहीं पड़ा। तो याने क्लैरिफाई करने की सोची, क्योंकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि सेशन ने ये जगह फायर पर सेट क्यों की। ग्रीन ने आंसर देने का डिसाइड किया और उसके हिसाब से ये एंशिएंट बाउंड्री डीप सी लेयर की इकोलॉजी है, जो लूटो के नीचे छिपी हुई है। सुई ने पहली बार डीप सी इकोलॉजी सुना। ये क्या है? आदमी उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन पहले उससे कहा कि पार्क में डेमोनिक स्टोन की डेथ को याद करो। लड़के को याद आया कि स्पिरिट्स के डेथ के तरीकों में से ये एक है बुद्धाहुड, जो पीछे डिवाइन ऑब्जेक्ट छोड़ता है, और दूसरा टाइप है जब डीमंस और गॉड्स एक दूसरे को किल करते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट छोड़े, लेकिन पीछे कॉप्सेस छोड़ते हैं जिन्हें दूसरे डीमंस खाते हैं। ग्रीन ने उसकी नॉलेज की तारीफ की और कहा कि अभी वो दूसरा टाइप की डेथ देख रहे हैं, जिसे मिस्टिक्स द फॉल ऑफ द वेल कहते हैं। लड़का थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उसने म्यूलियर की बुक में वेल फॉल का मेंशन पढ़ा था। लिलू ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसे एक वर्ड भी समझ नहीं आया। क्यों ब्लैक गेट पर इतना स्लैंग है और ये लोग बात ही क्या कर रहे हैं? सुई उसकी तरफ मुड़ा और एक्सप्लेन किया कि वेल फॉल एक फिनोमिनन है जिसमें वेल की बॉडी मरने के बाद ओशन में सी के बॉटम तक डूब जाती है। प्रोसेस में वेल कई तरह के मरीन लाइफ का फूड बन जाती है, और ऐसे हम्पबैक वेल का कारकैस 100 साल तक दूसरों को फीड कर सकता है, जिसके बाद वो बॉडीज जो कॉप्स पर फीड कर रही थी ऊपर आ जाती हैं। लेकिन सुई फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि वेलफॉल का एंशिएंट बॉर्डर से क्या रिलेशन है। ग्रीन ने समझ लिया कि वो क्या सोच रहा है और कंफर्म किया कि ये एंशिएंट बॉर्डर एक वेल फार्म हो सकता है जो एल में फ्लो करता है और बहुत सारे घोस्ट्स और स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है, और वास्तव में वो सब अभी घोस्ट्स के कॉप्सेस के बीच में हैं। उसने ये भी ऐड किया कि बाहर बहुत सारे फायर्स रेज कर रहे हैं और उन्हें एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता। उसका मानना था कि स्लीव का पर्पस है पूरे डीप सी को बर्न करना। ये एक डीप सी है जिसे ऑर्डिनरी लोग नहीं देख सकते, और अगर उन्होंने फायर के सोर्स यानी कि स्लीव को एक्सटिंग्विश नहीं किया तो ये फायर सीधा ऊपर तक जलता जाएगा और इस बॉर्डर को कंज्यूम करेगा और फिर पूरे लूटो को। लड़के ने समझ लिया कि दूसरे शब्दों में अगर फायर का सोर्स उस डेप्थ में चला गया जिसे वो देख नहीं सकते, तो वो उसे कभी बुझा नहीं पाएंगे। सुची ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझी, क्योंकि तब वो बस लूटो को ग्राउंड तक जलते हुए देख सकते थे। अचानक ये रिलेटिव काम मिस्टर वीएमओ ने तोड़ दिया, जिसने चिल्लाकर सबको गेट रेडी कहा, क्योंकि स्पिरिट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। कितने डिस्गस्टिंग ये मॉन्स्टर्स दिख रहे थे। सुई हैरान थी कि सेशन उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। वे भयानक जेलीफिश जैसे दिख रहे थे, जिनके मल्टीपल हेड्स थे और उनसे डील करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होगा। वीएमओ ने उनसे कहा कि वो खुद इन मॉन्स्टर से डील कर लेगा और उन्हें अपना रास्ता कंटिन्यू करने देगा, क्योंकि सबको इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन वर्ड्स के बाद उसने ब्लॉकिंग टेक्निक यूज की, जिसने उसे डीमंस और घोस्ट से प्रोटेक्शन दी। अब वो बैटल शुरू कर सकता था। अभी तक मिस्टर वीएमओ घोस्ट के साथ अच्छे से कोप कर रहा था। उसने अपनी कई स्पेल्स यूज की, जिनमें से एक का नाम था वर्ल्डविंड, और इस तरह उसने एक साथ सारे डीमंस पर स्ट्राइक किया। सुई केयरफुली उसे फाइट करते देख रहा था। हो सकता है सब समझ गए कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो मिस्टर वीएमओ के लिए वरी करने लगे। शायद वो इतने सारे स्पिरिट से कोप नहीं कर पाए। सच में उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लगता था कि जैसे उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हों और उतने ही दुगने आ रहे हों। अब मिस्टर वीएमओ क्या करे? लेकिन लगता है मिस्टर वीएमओ खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट था, तो उसने अपनी सबसे स्ट्रांग फॉर्मेशंस में से एक यूज की, जिसने उसे इन क्रीचर्स के खिलाफ बैटल में इनक्रेडिबल हेल्प की। सूची अच्छे से जानता था कि इस फॉर्मेशन को मिजुकागे कहते हैं, और जो अभी सेंटर में फ्लेयर हुआ है वो रिचुअल फॉर्मेशन का कोर है। कुछ सेकंड्स बाद ऐसी स्ट्रांग फॉर्मेशन की हेल्प से मिस्टर वीएमओ इतना बड़ा ब्लो दे पाया कि मॉन्स्टर्स खुश नहीं थे और वे अनलाइकली रिकवर कर पाएंगे। सुई ने सुना था कि ये ब्लडी नेमाटोड इफेक्टिव है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये इतना इफेक्टिव होगा। लड़का ये भी जानता था कि सीक्रेट कॉन्ट्रैक्टर्स के रिचुअल फॉर्म्स हमेशा क्रूड होते हैं, लेकिन गोंगाज अनएक्सपेक्टेडली डेलिकेट दिख रहे थे। वीएमओ ने सोचा कि यही एंड है और अब कोई घोस्ट नहीं बचा, लेकिन अचानक ग्रीन ने उसे चिल्लाकर केयरफुल रहने को कहा, क्योंकि उसके पीछे एक और था।
लड़का मैनेज कर गया टर्न करने में और अपनी स्वॉर्ड सामने रख दी, जिसने उसे एसेंशियली एक अनयूजुअल स्पिरिट से बचा लिया जो बाकियों से बहुत स्ट्रांग था। इस स्पिरिट ने वी की मास्क काट दी और अब उसकी प्रोटेक्शन चली गई, और लड़के ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। ये कौन था? लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि इस स्पिरिट के हाथ में स्वॉर्ड थी और उसे कुराश शामार की स्वॉर्ड की याद दिला रही थी। सूची ने वामा से पूछा कि क्या वो उस मंक का नाम जानता है जिसने उन पर अटैक किया। वीएमओ अब मंक के बारे में नहीं बल्कि उस स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा था जो उसके हाथ में थी। जितना लड़के को पता था वो स्वॉर्ड खो गई थी और अब म्यूजियम में है, लेकिन रूमर्स थे कि डिस्प्ले केस में जो है वो फेक है और असली वाली चोरी हो गई थी। अब वो रियलाइजेशन से भी डर गया कि ये असली कुराश शामार की स्वॉर्ड हो सकती है जो उन दिनों खो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि ये स्वॉर्ड अभी यहाँ क्यों है, लेकिन उसने मंक को वार्न कर दिया कि उसके राह में मत आना।